ओके मालिक, सो गुड आफ्टरनून, होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड। तो आशा करता हूं कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी सीए डे टू एवरीवन एंड बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर डे आई विल प्रे टू गॉड एंड अल्टीमेटली मेरी पूरी अंदर की एनर्जी आप लोगों के लिए निकल रही है कि भाई मां कसम ये दिन का बहुत ही तोड़ मजा उठाइए, ये दिन के लिए स्ट्राइव करिए। अल्टीमेटली ये दिन का टारगेट अचीव करना इज अवर टारगेट एंड डेफिनेटली वी विल अचीव इट टुगेदर, डोंट वरी। ओके, तो मेक श्योर you are determined, you are focused, you are having your vision and ultimately probably within 2 years down the line or 2.5 years down the line जब भी आपका अटेम्प्ट आएगा उसके बाद वो अटेम्प्ट के इमीडिएट बाद आप 1 जुलाई को सीए डे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट सेलिब्रेट कर पाओगे मालिक। तोड़ रहेगा मालिक, तोड़ रहेगा मालिक। तो अब आज के लिए अपनी शुरुआत करते हैं अपन ऑडिट में जहां पर छोड़े थे। एक बार कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं और दो तीन चीजें मेरे को उसमें लिंक करनी है, वो मैं आज अपडेट करूंगा एंड देन वी विल गो हेड विथ योर फर्स्ट चैप्टर। ओके, मैं आपको बता चुका हूं, आपको चैप्टर 1 के नोट्स मैं नहीं, चैप्टर 1 के नोट्स ऑडिट के शेयर किए गया ग्रुप में, देख लेना, वो मेरे टेलीग्राम पे रह गए, वो ग्रुप में शेयर कर देना। चैप्टर 1 जिसको बुक नहीं मिली है तो चैप्टर 1 के नोट्स टेलीग्राम पे शेयर कर रहा है, जब तक बुक डिलीवर की जाएगी तब तक आपको नोट्स मिल जाएंगे मालिक, डोंट वरी। तो तब तक आप नोट्स से बेसिस पे यूज करिए मालिक एंड अल्टीमेटली टारगेट अचीव हो जाएगा। और वैसे मैं आपको बता दूं, अपना टीचिंग स्टाइल ऐसा है जहां पर अपने को अभी टेक्स्ट बुक्स एंड अदर थिंग्स की जरूरत नहीं पड़ती है मालिक, वो आप 2 दिन 3 दिन के बाद एक साथ में अपडेट करिए, एक साथ में रीड मारिए। ओके, ऐसा भी आप यूज कर सकते हैं सर, रोज के रोज मैं अपडेट कर रहा हूं, रोज के रोज रीड कर रहा हूं, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, वो भी मेथड अच्छा है। ओके, बट मैं ये चाहता हूं कि आप अपने इसमें बैलेंस रखिए, यानी अल्टीमेटली लोड जब देना होगा तब दीजिए, ज्यादा हेडेक मत करिए। ओके, एवरी डे ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अपने को लंबे रेस का घोड़ा बनना है। अपने को ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई यार 15-20 दिन में थक गए मालिक, अपने को ऑल टुगेदर ये कहानी 3 महीने चलानी है। नवंबर वाले, मई 22 वाले की चीजें अलग है, लेकिन नवंबर 21 वालों की चीजें बॉस ये कहानी 3 महीने की चलानी है। मई 22 वालों को भी कॉन्सेप्ट ये समझना होगा कि भाई नवंबर दिसंबर के बाद अपना एफर्ट चालू करना चाहिए और उसके बाद 6 महीने तक ये सीक्वेंस होगा मालिक। तो यूजुअली जो मई 22 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं, ये यूजुअली लेक्चर परचेस करेंगे या मेरे साथ लाइव में बैठेंगे, वो होगा दिसंबर में, दिसंबर या जनवरी, आइदर ऑफ इट। ओके, और ये पॉइंट आपको समझना होगा कि अल्टीमेटली मतलब ये बहुत बड़ा सेट होगा जिसके अंदर अल्टीमेटली आपको एफर्ट्स करते वक्त लंबा चलना जरूरी है। जितना आप लंबा चलोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, जितना आप घाई करोगे उतना आपके लिए दिक्कत होगी मालिक, क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक पहला कॉन्सेप्ट है और दूसरा कॉन्सेप्ट है कितना भी रहो ह्यूमन बिहेवियर है, कितना भी रहा तो ह्यूमन बिहेवियर है एंड इट डेफिनेटली टेंड टू डिमिनिश। तो कॉन्सेप्ट याद रखो, तो अल्टीमेटली अपने को तोड़ 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 आगे पहुंचना है मालिक। ओके, अब मैं आपको रिकॉल कराता हूं मैंने आपको अभी तक क्या क्या समझाया। सबसे पहले मैंने आपको ऑडिट का डेफिनेशन करवाया। ऑडिट की डेफिनेशन में ज्यादा कुछ हेडेक नहीं था, लेकिन अब मेरे ख्याल से आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। ओके, ऑडिट में 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना एंड दूसरा पॉइंट अपने को ओपिनियन एक्सप्रेस करना। एग्जामिनेशन, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना और एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के बाद अपने को ओपिनियन एक्सप्रेस करना, तो 2 चीजें है, एग्जामिनेशन एंड ओपिनियन। अगर मैं ऑडिट का डेफिनेशन पूछूं आपके दिमाग में आना चाहिए एग्जामिनेशन एंड ओपिनियन, ठीक है मालिक। उसके बाद मैं बोलूंगा व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। ऑब्जेक्टिव ऑडिट इज टू ऑब्टेन ए reasonable assurance that financial statements are free from material misstatement. To obtain a reasonable assurance that financial statements are free from material misstatement and I need to provide a report on financial statement that okay boss standard के हिसाब से सारी चीजें सही है कि नहीं है। ओके, ये 2 अपन ने बात किया। उसके बाद अपन ने छोटे मोटे वर्ड्स पढ़े थे, जैसे रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता है, एक एएफआरएफ का कॉन्सेप्ट समझाया मैंने आपको, और रीजनेबल एश्योरेंस के साथ में आपको एएफआरएफ के साथ में मैंने आपको और एक बताया ओके मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और उसके अंदर और एक कॉन्सेप्ट बताया था मैंने मटेरियलिटी। मटेरियलिटी मैटर ऑफ ए जजमेंट, प्रोफेशनल जजमेंट। हो सकता है मटेरियलिटी आपके लिए या मेरे लिए, दोनों के लिए अलग अलग हो, इसीलिए आपको ध्यान रखना जरूरी है व्हेन आई एम डिस्कसिंग अबाउट मटेरियलिटी द थिंग्स मे डिफर मालिक। ओके, तो मालिक याद रखिए, ओके याद रखिए व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, ओके अपन को ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा विद रिस्पेक्ट टू द रीजनेबल टर्म्स। नाउ वी आर गोइंग ऑन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ योर पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, आराम से, अभी तक इंडेक्स एंड अदर थिंग्स के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूं मालिक। ओके, आप आराम से समझिए, मेरे साथ रहिए और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझते जाइए मालिक। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको अपडेट करता हूं मालिक कि और एक वर्ड। अब मेरा क्वेश्चन है सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनेबल एश्योरेंस। सर रीजनेबल एश्योरेंस इज एनी लेवल, एनी हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस, यानी इसका मतलब 100% एश्योरेंस नहीं है, लेकिन मुझे रीजनेबल एश्योरेंस है जो हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है।
सर एक बार ऑब्जेक्टिव को रिकॉल करते हैं, सर ऑब्जेक्टिव को रिकॉल करते हैं, सर व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव। ओके, प्रशांत सर का फोन आया बीच में। ओके, तो आपको ये समझना, मतलब ऐसा थोड़ा सा पॉइंट आ जाता है, प्रशांत सर मतलब उनको आइडिया आ जाएगा, अभी मैं लेक्चर आपके साथ लेक्चर में हूँ, तो अल्टीमेटली लेक्चर में उनको आवाज़ चली जाएगी कि मैं लेक्चर में हूँ, क्योंकि मैंने उनका फोन चालू कर दिया है, तो उनको आइडिया आ जाएगी। लेकिन माँ कसम, प्रशांत सर तोड़, विनोद सर तोड़, मतलब ये दोनों अपने भौचाल है, मतलब अपनी बुनियाद है मालिक, मतलब ये दोनों का कॉन्सेप्ट तो नेक्स्ट लेवल पे अपने लिए मालिक। तो नेवरदलेस ओके, तो अब बात करते हैं सर what is an objective of audit। objective audit is to, पहला objective of audit है to obtain a reasonable assurance that financial statement are free from material misstatement, and second point is to report that financial statement जो भी है okay as required by ऐसे है, जो रिपोर्ट देंगे हम लोग वो as required by ऐसे है। आराम से, घाई मत करिए, घाई मत करिए। ओके, देखो इनिशियली ना 10 लेक्चर तक मेरे ये बार बार रिपीटेटिव होते रहेंगे, आप उसको बोर हो जाओ या हो जाओ व्हाटएवर इट में भी, आप ईआईएस भी देखो, ऑडिट भी देखो, लॉ भी सीए फाइनल में देखो, मैं ऐसे 10 से 12 दिन स्टार्टिंग के ऐसे ही रहता है। ओके भाई, घाई मत करिए, घाई मत करिए। रीजन सिंपल है, क्योंकि बच्चों को ये चीजें अडेप्ट करनी जरूरी है, वो मेरे जो मैकेनिज्म है उसमें जमना जरूरी है, और एक बार वो साइकिल में बैठे फिर चीजें आप घाई करो, एकदम फटाफट करो, कोई दिक्कत नहीं है मालिक, लेकिन स्टार्टिंग में इस चीज को एकदम एक एक शब्द को पकड़ो और उसके बाद आगे बढ़ो। ओके, अब मेरा क्वेश्चन आया मालिक आप सभी लोगों से, आज का डेट लिख देते मालिक इसमें। ओके, आज का डेट लिख देते 1 जुलाई डे 2। ओके, अब मेरा पॉइंट है, आज का डिस्कशन आता है। ओके, अब ये पॉइंट है, व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव ऑडिट, व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव ऑडिट, व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव ऑडिट। ऑब्जेक्टिव ऑडिट अब मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। सर सबसे पहला पार्ट मेरे लिए ऑब्जेक्टिव ऑडिट में क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव ऑडिट में मेरा सबसे पहला पार्ट रहेगा टू ऑब्टेन ए रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम, अगर सब लोग मेरे साथ है, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब अपने नोट्स में लिखते जा रहे हो मालिक। ओके, अपने नोट्स में लिखते जा रहे हो, मतलब घाई का मतलब, ओके सिद्धि, घाई का मतलब, घाई मतलब हरी 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 नहीं, हरी नहीं, हरी हरी, इंग्लिश में यू आर हरिंग द थिंग्स, यू आर हरिंग अप द थिंग्स, दैट इज कॉल्ड घाई। घाई मतलब एकदम जल्दी जल्दी करना, जल्दी जल्दी करना। ओके, यूजुअली आपको मैं ये हमेशा बोलते रहूंगा, ओके वो आएगा डायलॉग, जब आएगा तब मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन घाई का मतलब होता है हरी मालिक। ओके, नेवरदलेस टू व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव ऑन ऑडिट टू ऑब्टेन ए रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मैं अभी एक बार चैट की तरफ नहीं देख रहा हूँ, ओके मैं इधर रहूंगा, और उसके बाद जब मेरे को क्वेरी लेनी होगी तब मैं उधर देखता हूँ। अभी आपके साथ देख रहा हूँ या मैं लैपटॉप की तरफ देख रहा हूँ मालिक। ओके, तो मालिक पहला पॉइंट, रीजनेबल एश्योरेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एंड सेकंड पॉइंट आई नीड टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। मैं वापस बोल रहा हूँ, अभी तक चैप्टर नहीं चालू कर रहा हूँ, मेरे को अभी तक और 2-3 चीजें समझानी है, जिसको मेरे को लिंक करना है आपको पूरा सिलेबस के साथ। ओके, कौन सा सिलेबस है, कौन सा चैप्टर है, कितने कैसे आते हैं, चैप्टर का कौन सा स्ट्रक्चर है, उसको कैसे पढ़ना है, किस लॉजिक से रखना है, एंड देन विल स्टार्ट विद चैप्टर 1। okay now when we are discussing about this point, okay अब मेरा क्वेश्चन है, okay sir I need to obtain reasonable assurance, I need to obtain reasonable assurance, what is the meaning of this sir? What is the meaning of this? That I need to obtain reasonable assurance, I need to obtain 97% of confidence that financial statement are free from material misstatement, I need to obtain 97% of confidence that financial statement are free from material misstatement, I need to obtain 99% of confidence that financial statement are free from material misstatement. What is a reasonable assurance? It is not an absolute assurance. तो मैं कभी नहीं बोलूंगा I need to obtain 100% of assurance that financial statement are free from material misstatement, ऐसा तो नहीं हो सकता, but definitely I need to obtain 97% of assurance that financial statement are free from material misstatement. सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, जैसे ही मैं बोल रहा हूँ I need to obtain reasonable assurance, इसका मतलब होता है that I should be obtaining something जिससे मुझे कॉन्फिडेंस आए, I need to obtain something जिससे मुझे कॉन्फिडेंस आए, I need to obtain something जिससे मुझे कॉन्फिडेंस आए, कान खोले हाँ, I need to obtain something जिससे मुझे कॉन्फिडेंस आए कि हाँ भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ नहीं है, I need to obtain something जिससे मुझे कॉन्फिडेंस आए, जिससे मैं बोल सकता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ नहीं है मालिक। ओके सर वो क्या है? ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इसको ऑब्टेन करने के लिए, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने के लिए हमें ऑब्टेन करना पड़ता है SAAE। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SAAE? SAAE का मतलब होता है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, sufficient and appropriate audit evidence,
सर एज ए ऑडिटर अगर मुझे रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है, एज ए ऑडिटर मुझे रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है, तो मुझे ऑडिट एविडेंस लेने पड़ेंगे जिससे मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी इशू कर रही है वो तोड़ है, मुझे कॉन्फिडेंस आएगा। तो वो कॉन्फिडेंस आने के लिए उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड मुझे ऑडिट एविडेंस लेने पड़ेंगे। और ऑडिटर के लैंग्वेज में हम लोग वर्ड यूज करते हैं, ऑडिटर के लैंग्वेज में आप वर्ड यूज करते हैं वो है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। वर्ड यूज करते हैं वो है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट मालिक। सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, sufficient audit evidence and appropriate audit evidence. Once again I am using this word, sufficient audit evidence and appropriate audit evidence. Sir, what is the meaning of sufficient audit evidence and what is the meaning of appropriate audit evidence? Sufficient audit evidence मतलब quantitative यानी quantity related audit evidence, quantity numbers के related audit evidence, and appropriateness मतलब qualitative audit evidence यानी क्वालिटी के रिलेटेड ऑडिट एविडेंस, rather than I should use the word quality का ऑडिट एविडेंस. Please understand, when I say I need to obtain sufficient and appropriate audit evidence, I should obtain quantity and quality of audit evidence. सर इसका मतलब क्या होता है या what does it mean? It means like this. Let me give an example. Let assume मैं एक पर्टिकुलर X लिमिटेड है X लिमिटेड है और X लिमिटेड में आई एम फोकसिंग ऑन ओके फिक्स एसेट्स. सपोज मैं फिक्स एसेट्स चेक कर रहा हूँ, ओके X लिमिटेड के PPE जो बोलते हो आप बैलेंस शीट के अंदर, मैं इसको अभी यूज कर रहा हूँ, फिक्स एसेट चेक कर रहा हूँ. ओके अब मैंने पूछा, मैंने क्लाइंट को पूछा, X लिमिटेड को पूछा, हाउ मेनी फिक्स एसेट्स यू हैव, कितने फिक्स एसेट्स आपके पास है. तो भाई X लिमिटेड ने मुझे आइडिया दिया कि इनके पास टोटल 30 फिक्स एसेट्स है, 30 नंबर्स में फिक्स एसेट है. ओके प्लीज डू अंडरस्टैंड, मैंने आपको एक चीज उस दिन क्लियर की थी, हम 100% ऑडिट कर सकते हैं क्या? कैन वी डू 100% ऑडिट? आंसर इज नो. व्हाई वी कैन नॉट डू 100% ऑडिट? पहला रीजन ओके लॉजिकली कॉस्ट बेनिफिट नहीं होगा. दूसरा रीजन रिसोर्स एलोकेशन बरोबर नहीं होगा मालिक. ओके कॉस्ट जितना लगेगा उतना बेनिफिट नहीं आएगा. दूसरा रीजन रिसोर्स एलोकेशन नहीं होगा. एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन जिसमें हम लोग पूरा ऑडिट नहीं करते, 100% ऑडिट नहीं करते. तो हम लोग सर कौन सा ऑडिट करते हैं? हम जाते हैं रिस्क बेस्ड ऑडिट. जिस एरिया में रिस्क ज्यादा है, जिस एरिया में रिस्क कम है, जिस एरिया में रिस्क ज्यादा है उसमें ऑडिट ज्यादा करेंगे, जिस एरिया में रिस्क कम है उसमें ऑडिट कम करेंगे. ये कॉन्सेप्ट हमने एनालाइज किया मालिक. अब इस केस में अब यहां पर यही है, 30 फिक्स एसेट्स का मैं काम नहीं करूंगा या 30 फिक्स एसेट्स के बारे में डिटेल नहीं चेक करूंगा. मुझे मालूम है 30 में से एक 8 फिक्स एसेट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसमें रिस्क ज्यादा है. मैंने सर ये आपको कैसे मालूम पड़ा? इसी को हम जजमेंट बोलेंगे. ओके जजमेंट बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस और जजमेंट बेस्ड ऑन एनालाइजिंग. ओके तो मैंने क्या किया, मैंने इनको बोला एक काम करिए, मैं सिर्फ 8 फिक्स एसेट चेक करूंगा, सिर्फ 8 फिक्स एसेट चेक करूंगा और 8 SAE का मतलब सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. मयंक ऊपर मैंने लिखा था सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. अब मैं सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट का मतलब समझा रहा हूं मालिक. मैं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट का मतलब समझा रहा हूं. सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी एंड एप्रोप्रिएटनेस मतलब क्वालिटी. एप्रोप्रिएटनेस मतलब क्वालिटी. सब लोग को समझ में आ रहा है क्या? मेरे को बताइए, सब लोग को समझ में आ रहा है क्या? नहीं, हाँ या ना में बताइए, क्योंकि इसने क्वेश्चन, मयंक ने पूछा क्वेश्चन. SAE का मतलब मैं क्या समझा रहा हूँ ये समझ में आ रहा है? आई एम ऑन डिस्कशन ऑफ सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. सर ये सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आया कहां से? रीजनेबल एश्योरेंस से. अपन ने बोला रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट. मुझे ये पता करना है. तो रीजनेबल एश्योरेंस आने के लिए मुझे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए. रीजनेबल एश्योरेंस आने के लिए मुझे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए. अब क्वेश्चन आता है सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है? तो सफिशिएंट का मतलब होता है क्वांटिटी और एप्रोप्रिएटनेस का मतलब होता है क्वालिटी. जब मैं बोल रहा हूं क्वांटिटी और क्वालिटी, तो अब मैं उसका एग्जांपल आपको समझ आ रहा हूं जो स्क्रीन पे है. अगर एग्ज्यूम करते हैं मैं एक्स लिमिटेड का ऑडिट कर रहा हूं, मैंने एक्स लिमिटेड के बैलेंस शीट में देखा और उसमें मैंने पता किया फिक्स एसेट है. फिक्स एसेट कितने हैं? 30 नंबर में फिक्स एसेट है. अब मेरे को 30 के 30 चेक नहीं करने, क्योंकि मैंने आपको ये समझाया हुआ है पिछले लेक्चर में, 100% ऑडिट नहीं कर सकते
मालिक। सर क्यों नहीं कर सकते? अरे भाई उसका कॉस्ट बेनिफिट नहीं होगा, 100% ऑडिट करना परवड़ने वाला ही नहीं है मालिक। दूसरा, उसके सर्टेन इनहेरेंट लिमिटेशन होते हैं, चैप्टर 1 में हम लोग देखेंगे थोड़ी दिन बाद, मतलब टुमारो कल ही देखने वाले हैं व्हाट आर द इनहेरेंट लिमिटेशन वाला, तो कल ही वो आंसर क्लियर हो जाएगा आपका। लेकिन मैं अभी आपको बता दूं नहीं कर सकते मालिक। तो अब कॉन्सेप्ट ये है, ओके, अब कॉन्सेप्ट ये आ रहा है मालिक के भाई, आर्ट क्वांटिटी देख रहे हैं हम लोग। अब आर्ट में समझ गया, यानी एग्जांपल, ओके एग्जांपल बोल रहा हूं, फिक्स एसेट में किस कंटेक्स्ट में लेता हूं, बिल्डिंग, ओके, इनके पास 30 बिल्डिंग या 30 फ्लैट जैसे भी बोलो, ओके। अब ये फ्लैट अलग अलग सिटीज में है। अब मैंने 8 लिए, 8 मतलब मुंबई का फ्लैट, नासिक का फ्लैट, पुणे का फ्लैट, बैंगलोर का फ्लैट, हैदराबाद का फ्लैट, ओके, रोहिणी नगर का फ्लैट, ओके भाई, ऐसे ऐसे करके मैंने 8 फ्लैट सिलेक्ट किए और मैंने इनको बताया ये 8 फ्लैट के इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, या 8 फ्लैट की इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। दिस 8 नंबर इज कॉल्ड सफिशिएंट। यानी मेरे को ये एज्यूम करना, मेरे को ये समझना है क्या 8 नंबर 30 को रिप्रेजेंट कर पाएगा कि नहीं, क्या ये सफिशिएंट है कि नहीं, ये मेरा जजमेंट होगा। सी अंडरस्टैंड, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, दिस इज बेस्ड ऑन माय जजमेंट, सो आई शुड अंडरस्टैंड वेदर दिस इज सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ 30, डोंट फोकस ऑन नंबर्स। और 8 ही ले रहे हो, 30 है, आपने तो 50% के ऊपर, इट इज प्योरली जजमेंटल। लेकिन आपको इससे रीजनेबल एश्योरेंस आना चाहिए, दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर, दिस इज व्हाट इज यू आर डिस्कसिंग हियर। तो क्वांटिटी मतलब क्या, 8। अब सर क्वालिटी मतलब क्या हुआ, समझने की कोशिश करो। मैं क्या बोलूंगा, एक काम करिए सर, ओके, वो बोलेंगे ठीक है 8 नंबर चाहिए आपको, मुंबई का चाहिए। अब मुंबई के जो फ्लैट है उसका क्या चाहिए, तो मैं बोलूंगा एक काम करिए, मुंबई का जो फ्लैट है उसकी एग्रीमेंट की कॉपी मुझे दीजिए, आप म्युनिसिपल टैक्स भरते होंगे वो डिटेल मुझे चाहिए, म्युनिसिपल टैक्स जो भरते होंगे वो मुझे चाहिए, आपका लाइट बिल उस प्रॉपर्टी का मुझे चाहिए, आपका डेप्रीसिएशन जो होगा उस प्रॉपर्टी के लिए, डेप्रीसिएशन शेड्यूल वो मुझे चाहिए। आपको कुछ समझ में आ रहा है? This is something which you need to understand. This is called quality. Are you getting the concept? यानी भाई नंबर्स कितने चाहिए is called sufficiency, और उस नंबर एक एक चीजों के लिए क्या क्या चाहिए that is called appropriateness. ओके, कितने नंबर चाहिए दैट इज कॉल्ड सफिशिएंसी, और एक एक के लिए कितनी चाहिए दैट इज कॉल्ड एप्रोप्रिएटनेस। ओके, एग्जांपल, आपके 50 डेटर्स है, अगर आप मेरे क्लाइंट हो, आपके 50 डेटर्स है, मैं बोलूंगा 50 डेटर में से मैं 30 डेटर का डिटेल चेक करूंगा, दिस 30 इज नथिंग बट सफिशिएंसी। और हर एक डेटर का मुझे नाम चाहिए, उनके एड्रेस चाहिए, उनके ईमेल आईडी चाहिए, उनका पैसा जो सेल्स इनवॉइस दिया हुआ है आपने वो चाहिए, ये सब चाहिए। ये क्या हुआ, ये एप्रोप्रिएटनेस हुआ। नाउ आई डू थिंक योर लॉजिक बैठ रहा है तुम्हारे दिमाग में। अब ये सर ऐसे हम एविडेंस लेंगे, और एक एग्जांपल, ये पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने के बाद हर एक आइटम के लिए हम सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस लेंगे, तब जाके मुझे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रीजनेबल एश्योरेंस आएगा दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ओके मालिक, एवरीबॉडी क्लियर, समझ में आ रहा है? ओके मालिक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट के लिए मुझे रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए, और रीजनेबल एश्योरेंस क्या होगा, एक ये एग्जांपल पकड़ के चलिए, ये एग्जांपल को स्टिक करिए। कौन सा एग्जांपल, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या, P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, डिस्क्लोजर। अब इसमें सब कुछ मिला के, कान खुले, सब कुछ मिला के 300 आइटम्स है। मैंने एग्जांपल क्या यूज किया, 300 आइटम्स है, 300 आइटम्स। सर ये 300 आइटम्स मतलब क्या, सर 300 आइटम्स मतलब परचेज एक आइटम, सेल्स दूसरा आइटम, क्लोजिंग स्टॉक तीसरा आइटम, ओपनिंग स्टॉक चौथा आइटम, बाय कमीशन पांचवा आइटम, इस तरह से। फिर एसेट में कैश ये 112वां आइटम, ओके, डिस्क्लोजर में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ये ऐसा 200 आइटम। कुछ समझ में आया मालिक? ऐसे कितने आइटम है हमारे पास, ये सिलेबस का अपना बेस रहेगा, मिस मत करना। 300 आइटम्स है अपने इसमें, 3 आइटम 100 आइटम्स है, और हर आइटम के लिए हम लोग सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस होगा, और हर आइटम के लिए सफिशिएंसी एप्रोप्रिएटनेस भी अलग अलग जैसे होगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो सकता है कोई आइटम है जो 100% ऑडिट करना पड़े, जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। ऐसा कोई आइटम है जिसमें अपन उसका 50% देंगे। इट इज बेस्ड ऑन ऑल जजमेंट ऑफ ऑडिटर एंड मल्टीपल सर्कमस्टेंसेस विच यू विल कम टू नो बाय नेक्स्ट वीक ओनली। इतने जल्दी नहीं समझेगा। सर ये कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई 300 में से किस में कितना करे?
आज नहीं समझेगा, नेक्स्ट वीक ओके, कमिंग वीक के बाद समझेगा मालिक। तो अगर इतना समझ जाता तो आज ही ऑडिट खत्म हो जाता, अगर इतना समझ जाता तो आज ही ऑडिट खत्म हो जाता मालिक। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। तो अगर मैं बोलूंगा आपको रीजनेबल एश्योरेंस मिलने के लिए आपको क्या अगर रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए आपको, तो व्हाट यू नीड टू ऑब्टेन, रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए तो क्या ऑब्टेन करना पड़ेगा, रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए तो क्या ऑब्टेन करना पड़ेगा, आपने शॉर्ट फॉर्म ही वर्ड यूज करते जाना है अभी। गला भयंकर दर्द हो रहा है मेरा, मैं और ऐसा है ना मालिक, ये भी पॉइंट है कि बहुत बार आप शायद बहुत बार वर्चुअल में सर आप इतना ऐसे ऐसे मत रहो, मैं आपको बता रहा हूँ मतलब इट इज राइट नाउ इट इज 12th ईयर ऑफ टीचिंग, 12th या 13 मालूम नहीं, नंबर में मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। मेरे को नहीं लगता है कि कोई भी एक दिन गया होगा जिसमें मैं इससे लोएस्ट एनर्जी के लेवल पे पढ़ा रहा हूँ। मतलब मैं आपको मतलब वर्स्ट केस बता रहा हूँ, इन 2012 आई मतलब 2012 मेरे लाइफ का सबसे ऐसा फेज था जिसमें एकदम बहुत डैमेजिंग पॉइंट मेरे साथ हुए। मतलब आई वाज इन कोमा फॉर ऑलमोस्ट 17 डेज 2012 में। जब कोमा में गया उसके पहले वाले में मेरी बैच चल रही थी, जो बैच कैंसिल की गई बिकॉज ऑफ कोमा में। आपको बता रहा हूँ 102 103 बुखार था, तो भी मैं पढ़ाई जा रहा था। मैं मेरा अंदर का पूरा सोर्स आप लोग है, आप लोग का इंटरेक्शन है, लेकिन मतलब बहुत बहुत ये पॉइंट रहता। तो इट इज ओनली बेस्ड ऑन राइट नाउ प्रॉब्लम ये हो रही है कि बिकॉज ऑफ आई डोंट नो, मेरे ख्याल से वो शायद वो कंटिन्यूस ये पॉइंट में हुआ, तो शायद इसके लिए गला इम्पैक्टेड है। तो मेरे को लग रहा है कि सैटरडे संडे आएगा उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट होगा, उसके बाद शायद गला बेटर होगा। अभी दुखते रहता है, अभी लेक्चर होने के बाद वापस शांत हो जाता हूँ, चुपचाप बैठ जाता हूँ मालिक। नेवरदलेस डिस्कस करेंगे ईशा जी 2012 में, बहुत बड़ी कहानी है, मतलब ब्रीफ में है तो यूट्यूब पे है, ऐसे मैंने डाले हुए हैं। ले मतलब इवन एक प्रशांत सर का ही लेक्चर है जिसमें उन्होंने मतलब एकदम सरप्राइज एलिमेंट दिया था मुझे, मेरे को मालूम ही नहीं था वो प्रशांत सर एक फ्राइडे लेक्चर्स लेते रहते हैं हमेशा। प्रशांत साडा सर पुणे के सर है, मेरे 3 जन का हम लोग का ग्रुप है, मैं प्रशांत और विनोद मतलब अभी मैं सर बोलना चाहिए, मतलब लॉजिकली विनोद सर, प्रशांत सर और मैं, हम तीनों का ग्रुप, मतलब ऐसा बहुत दोस्ती यारी कांड है, तोड़ दोस्ती यारी में अपने। तो यूजुअली प्रशांत सर टेक एवरी फ्राइडे लेक्चर ऑन सर्टन स्कैम और सर्टन मोटिवेशन और समथिंग लाइक दैट। और उसमें से एक दिन फ्राइडे, और मैं यूजुअली जब पुणे में रहता था तो फ्राइडे लेक्चर रहते थे, तो फ्राइडे लेक्चर में एक दिन मेरे को, मैं सुबह हर फ्राइडे लेक्चर अटेंड करता था, और मैं गया और मुझे सरप्राइज मिला क्योंकि वो लेक्चर मेरे ऊपर ही था, एंड इट वॉज सरप्राइजिंग, कंप्लीटली सरप्राइजिंग। तो मतलब एकदम तोड़ था और इतना ज़बरदस्त था, मतलब ये है। तो उसके अंदर आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा मालिक, बट टू द एक्सटेंट। हाँ, तो अब कहानी ये आती है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसा है कि थोड़ा सा आवाज़ या मैं थोड़ा सा ये रहेगा ना, तो थोड़ा सा एडजस्ट करो। ओके, 2 दिन की बात है, मेरे ख्याल से संडे को मैं कंप्लीटली मतलब कम से कम 50 बार गरारे कर लूँगा मैं, गरारे करना, क्योंकि एंटीबायोटिक ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेन नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है, इट इज़ ओनली वोकल कॉर्ड का पॉइंट है। तो ये पॉइंट है, तो संडे को जैसे ही रेस्ट हो जाएगा तो मालिक कांड हो जाएगा। ओके, तो मेरा पॉइंट आपने जो बताया, आपने आंसर जो दिया वो करेक्ट है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस से मुझे रीजनेबल एश्योरेंस आएगा। अब क्वेश्चन ये आता है, ओके, क्वेश्चन ये आता है सफिशिएंट क्या एंड अप्रोप्रिएट क्या, तो वो मैं समझा चुका हूं। अब थोड़ा सा और आगे समझाता हूं, और आगे डिटेल समझाता हूं, प्लीज अंडरस्टैंड, आगे और थोड़ा सा डिटेल। ओके, क्वालिटी में आपको 2 चीज ध्यान रखनी होगी, एक होगा ओके रिलेवेंट एंड एक होगा रिलायबल। यानी आपको समझना होगा, जब भी आप अप्रोप्रिएटनेस देखो, यू ऑलवेज एंश्योर दैट ऑडिट एविडेंस आर रिलेवेंट एंड इट इज रिलायबल। नाउ व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ दिस रिलेवेंट एंड रिलायबल? सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेवेंट एंड रिलायबल? एग्जांपल, आप देखिए फिक्स एसेट्स के लिए मैंने क्या मांगा है, एग्रीमेंट की कॉपी, म्युनिसिपल टैक्स, लाइट बिल, डेप्रिसिएशन शेड्यूल। अब प्लीज अंडरस्टैंड, मैं इसमें ये बोलता हूं, एक काम करो, ओके, डेटर्स की लिस्ट भी मुझे दो, ओके, एक काम करो, सेल्स इनवॉइस भी मुझे दो। अब थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगाइए, डू यू थिंक दिस डेटर की लिस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट और दो सेल्स इनवॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट, डज इट सूट्स हियर? Is this suiting here? Answer is no, Malik. Reason simple है, why it is not suiting? Because it is not relevant. तो you need to understand, it should be relevant. तो अगर relevant नहीं है तो आप मांगने का नहीं, आपको ध्यान रखना होगा, relevant होना जरूरी है। ओके सर, रिलेवेंट का समझ गया कॉन्सेप्ट, ओके, रिलेवेंट का कॉन्सेप्ट समझ गया मालिक, मेरे ख्याल से मालिक समझ गया, रिलेवेंट का कॉन्सेप्ट समझ गया, तो मांगने का नहीं इधर। ओके, अब क्वेश्चन आता है सर रिलायबिलिटी।
ओके रिलायबिलिटी मतलब क्या, एग्जाम्पल, ओके अब एग्जाम्पल समझो चलो रिलायबिलिटी का, मैंने ये 4 चीजें मांगी इनसे, अब इन्होंने एग्रीमेंट कॉपी की, जेरोक्स दी, ठीक है मालिक, समझने की कोशिश करो, जेरोक्स मेरे हाथ में दिया, मैं बोला ठीक है जेरोक्स ही मेरे पास रखना है, लेकिन मुझे ओरिजिनल दिखाइए, एक बार मैं ओरिजिनल और जेरोक्स कंपेयर कर लूं फिर मैं सेटिस्फाइड होऊंगा। अब समझने को श्योर हो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मुझे ओरिजिनल दिखाइए, ओरिजिनल देखने के बाद मैं जेरोक्स पे सेटिस्फाइड होऊंगा। आप ऐसे ही जेरोक्स दे दोगे, मेरे को मालूम नहीं रहेगा आप क्या करोगे, ओके मालूम पड़ा दूसरा सत्यम हो जाएगा। सत्यम का कांड आपने सुना होगा, ओके नहीं सुना होगा तो मेरे ख्याल से प्रशांत सर का लेक्चर देख लेना, उसमें आपको मिल जाएगा। सत्यम का कांड ऐसे ही हुआ, ओके बट उसमें ऑडिटर मिले हुए थे, ऑडिटर मिले थे तो उन्होंने जेरोक्स पे रिलाई कर लिया और उसको ओके कर दिया, बट ये नहीं होना चाहिए। ओके जेरोक्स लिया तो आपने ओरिजिनल देखना चाहिए, दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। यानी जब भी आप ऑडिट एविडेंस लो, भले ही जेरोक्स लोगा लेकिन रिलायबिलिटी पे देखो, वेदर इट इज रिलायबल और नॉट, वेदर वी कैन रिलाई और नॉट ऑन इट। ओके यानी जेरोक्स पर रिलाई करना बहुत मुश्किल होगा, जेरोक्स पर रिलाई नहीं कर सकते, लेकिन आप ओरिजिनल कंपेयर कर लोगे तो जेरोक्स पर रिलाई करो, क्या दिक्कत है? आई डोंट थिंक सो उसमें कोई प्रॉब्लम आना चाहिए। दिस इज समथिंग विच इज योर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। आई डू थिंक ओके एसएई सबको अच्छे से समझ में आया विद एन एग्जांपल, एसएई सबको अच्छे से समझ में आया विद एन एग्जांपल। हाँ विद एन एग्जांपल मेरे ख्याल से सबके दिमाग में बैठ गया, हाँ पक्का। तो एसएई में अब मेरे को एसएई में एटलीस्ट एग्जांपल क्या है, सफिशिएंट मतलब क्या, एप्रोप्रिएटनेस मतलब क्या, और वो रिलायबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, इसका एग्जांपल अभी मेरे ख्याल से क्लियर है सबके लिए। तो ये चीज में मैं वापस इंसर्ट करना नहीं चाहिए मालिक। दिस इज समथिंग लाइक व्हाट वी डिस्कस, ए कॉमन पूल, एक कॉमन चीज है जो पूरे ऑडिट में काम आएगी। हर टाइम अपन एक ही चीज डिस्कस नहीं करते रहेंगे, तो अभी एक बार डिस्कस कर लिया ना मालिक, तो जिधर जिधर आएगा उधर अपना ये लॉजिक अप्लाई करने का। ओके तो सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस मालिक डन, समझा सर, परफेक्ट ओके गुड इनफ मालिक तोड़। ओके अब आते हैं आगे बढ़ते हैं, अब पॉइंट ये आता है, ओके अब समझने की कोशिश करो अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या सर, अभी कोई पॉइंट नहीं है, अभी अपन सीधा चैप्टर चालू करेंगे, लेकिन चैप्टर चालू करने के पहले अब मैं आपको सिलेबस का ओवरव्यू देता हूं मालिक। सिलेबस का ओवरव्यू बहुत जरूरी है, बिकॉज इससे आपको समझेगा कि सिलेबस में क्या है, कैसे रोल प्ले किया जाता है, कितने चैप्टर है, कितना टाइम जाता है, कैसा लगेगा, ये डिस्कशन अभी अपन कर रहे हैं। एनी डाउट विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट मेरे को बता दीजिए। Okay sir, so now so before showing you what is the syllabus or how many chapters are there or how many structures are there, please understand एक पहले सबसे पहले उसके पहले basic logic behind it। okay तो my question, okay after CA आप क्या करोगे सर? जिस दिन CA बन जाओगे, CA डिग्री हाथ में आएगी, आप क्या करोगे? ये तो करोगे। आज मेरे अंदर जोश कम है, मेरे को आवाज कम करना है, इसलिए मैं ज्यादा चिल्ला नहीं रहा हूं मालिक, लेकिन ये डेफिनेटली नेक्स्ट वीक अपन करेंगे, कांड करेंगे कांड। ओके यस इसका भी एक मैंने वीडियो डाला है कि भाई कैसे माहौल करने का, कैसे जिंदगी जीने की अपन ने, बहुत चार्टेड है। तो अब क्वेश्चन आता है सर सीए बनने के बाद आप क्या करोगे? इसका मतलब ओके आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है सर? सीए बनने के बाद मैं 3 चीजें कर सकता हूं। सबसे पहली चीज जो है वो है बेसिकली प्रैक्टिसिंग सीए, मैं प्रैक्टिस चालू कर सकता हूं। अपन इंस्टीट्यूट के पास जाएंगे, अपनी आईसीए मदर बॉडी के पास जाएंगे और उनको बोलेंगे हमें सीओपी दीजिए, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दीजिए, और इंस्टीट्यूट हमें सीओपी का सर्टिफिकेट दे देगी और हम फिर अपनी प्रैक्टिस करेंगे। सर वैसे प्रैक्टिस में क्या करते हैं हम? प्रैक्टिस में ओके अपने क्लाइंट लोग का पीएनएल बैलेंस शीट बनाना, टैक्स ऑडिट करना, टैक्स रिटर्न फाइल करना, उनके टैक्स प्लानिंग करना, उनके अलावा स्टैट्यूटरी ऑडिट के रिक्वायरमेंट्स है, ये सारे काम हम प्रैक्टिसिंग सीए कर सकते हैं। सर ये प्रैक्टिसिंग सीए कौन होता है? ये प्रैक्टिसिंग सीए ओके हमारे लिए, ये प्रैक्टिसिंग सीए हमारे लिए ओके बहुत रोल प्ले करने वाले, अगर बिग 4 सुने होंगे, जैसे अगर आपने सुना होगा डेलॉइट्स है, ओके EY अर्न्स्ट एंड यंग है, KPMG है, PwC है, ये बिग 4 है। ये पूरे ग्लोबल लेवल पे 4 फर्म्स है, ग्लोबल लेवल पे 4 फर्म्स है। ओके मोदी जी ने जो ट्वीट किया है आज ही किया मेरे ख्याल से, जिसमें इन्होंने ये बोला है कि आईसीआई ने ऐसे एफर्ट्स करने चाहिए, मतलब इतनी जबरदस्त बॉडी है, आईसीआई ने एफर्ट करना चाहिए और ऐसी प्रैक्टिसिंग फॉर्म निकालनी चाहिए जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज हो। यानी वो चाहते हैं कि एज ए इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट आर हैविंग ए फर्म विच इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड। आज जैसे हम बोलते हैं वाह PwC ज्वाइन करना है, वाह KPMG ज्वाइन करना है, लेट्स डू वन थिंग, वी विल हैविंग ए इंडियन प्रैक्टिसिंग फर्म विच विल बी वर्किंग ग्लोबली।
ये लेवल पे मेहनत करने की कोशिश करो, एंड दिस इज समथिंग विच वी कॉल्ड एज विजन। ये अपने विजन होने चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट है सर। ओके, ये कॉन्सेप्ट है अपने पास, ये पॉइंट ये करना है मालिक। ओके, तो अब अपना पॉइंट ये आता है कि सर प्रैक्टिस कर सकता हूं, ठीक है सर। दूसरा ऑप्शन आप जॉब लग सकते हैं, आपकी जॉब लग सकती है सर। इसका मतलब कोई भी बैंक में, कोई भी पीडब्ल्यूसी में, मतलब प्रैक्टिसिंग सीए के अंदर, या बैंक में, या कोई कंपनी में, या कोई कॉर्पोरेट्स में, या कोई बीपीओ में, केपीओ में, आइदर मतलब मल्टीपल जगह है आप जॉब कर सकते हो। सर जॉब और प्रैक्टिस सीए में फर्क क्या होता है? जॉब में आपको फिक्स सैलरी मिलती जाएगी, प्रैक्टिस सीए में आपको सैलरी नहीं होती है, रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन वाले फॉर्म होते हैं। यानी रेम्यूनरेशन मतलब क्या? आप काम करोगे उतना आपको रेम्यूनरेशन मिलेगा, काम के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। दैट इज हाउ द प्रैक्टिसिंग सीए वर्क्स। ओके, तो महीने का 100% इतना फिक्स आएगा ऐसा नहीं है। ओके, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। और सैलरी में अपने को महीना का फिक्स आएगा। तो सेकंड पॉइंट सैलरी, सेकंड पॉइंट जॉब, थर्ड सर मैं क्या कर सकता हूं? बिजनेस। जब मैं बिजनेस बोल रहा हूं तो बिजनेस एंड प्रोफेशन सब कुछ आता है। यानी एग्जांपल, अब मैं बिजनेस मॉडल में वर्क कर रहा हूं, ये बिजनेस मॉडल वाला क्राइटेरिया है। मैं प्रैक्टिसिंग सीए में नहीं हूं, मैं जॉब नहीं कर रहा हूं, मैं बिजनेस वाला मॉडल में कर रहा हूं। व्हेन आई से बिजनेस और प्रोफेशन, आप इनकम टैक्स अच्छे से जानते होंगे, अपने इनकम टैक्स की तो लगी पड़ी है। आपको क्या बताऊं, मतलब इनकम टैक्स ने जो मेरी मारी थी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में, मतलब कड़क मारी थी। मतलब उसके ऊपर तो एक दिन, मतलब पूरा एक वीडियो बना सकता हूं मैं, पूरा 1-2 घंटे खींच सकता हूं कि इनकम टैक्स ने मेरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कैसी लगाई, मतलब स्टार्ट से लेकर एंड तक। तो इनकम टैक्स मतलब ये पॉइंट पे था। तो मैं ये बता रहा हूं कि आपने देखा होगा बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस और प्रोफेशन, ये दोनों में से आप जब जाओगे तो आपका तीसरा कैटेगरी। सर और चौथी कैटेगरी भी है, कुछ ना करो मालिक, जिंदगी में कुछ ना करो, ना जॉब करनी है, ना बिजनेस करना है, ना प्रैक्टिस करना है। सर क्या करना है? जिंदगी जीनी है। मैं जाऊंगा कहीं पर नदी किनारे बैठूंगा और सनसेट को देखूंगा और बोलूंगा जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी रुलाए। ये भी एक ऑप्शन है मालिक। सर क्या ये ऑप्शन सुटेबल है? सर ये ऑप्शन सुटेबल है क्या मालिक? आंसर इज यस। सर ये कब सुटेबल है? ये सुटेबल है आपके कैटेगरी के ऊपर, और आपने वैसे ही करना चाहिए। मतलब भाई इसके ऊपर डिस्कशन बाद में करेंगे। ओके, इसके बारे में लेक्चर यूट्यूब पे नहीं डालेंगे, ये यूट्यूब पे जाने वाला है, तो मैं अभी बताऊंगा तो ये सरप्राइज सबको मालूम पड़ जाएगा। तो आई डोंट वांट टू सरप्राइज एलिमेंट तो सबको मालूम पड़े। तो मालिक याद रखिए। तो सर अपन को ये पॉइंट है। अब अपना क्वेश्चन है, प्रैक्टिसिंग सीए सर क्या ऑडिट कर सकता है? आंसर इज यस। तो प्रैक्टिसिंग सीए अगर आपने सुना होगा तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करता है सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करता है। उसी तरह ऑडिट में भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसी तरह ऑडिट में भी स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो सर ओके, वो स्टैंडर्ड्स कौन से हैं वही अपन डिस्कस कर रहे हैं आज के स्ट्रक्चर में। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स यानी अगर प्रैक्टिस करते हो आप, अगर आप प्रैक्टिस करने वाले हो तो कितने प्रकार के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है? आराम से घाई मत करिए, कितने प्रकार के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है। ओके, तो मालिक अब यहां पर आपको समझना होगा, वी आर हैविंग इन सिलेबस टोटल, मतलब सिलेबस नहीं, वी आर हैविंग टोटल 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ये आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं, और इसमें से कुछ चीजें काम आएगी, मैं आपको डिस्कस करूंगा। सर सबसे पहले ओके, ऑडिट हम करते हैं, और ऑडिट किसका करते हैं? ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो पहला स्टैंडर्ड जो मैं बात कर रहा हूं यह है ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सर व्हाट इज दिस हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? आज अपन है 15 जून में, 15 जून 2021 में, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक बने हैं, अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक बने हैं, दे आर कॉल्ड हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हिस्टोरिकल पुराने, इसका मतलब और पुराने वो भी हो सकते हैं, व्हाटएवर इट में भी। पर अगर आप अभी 15 जून में अगर आप 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक का ऑडिट कर रहे हो मालिक, 31 मार्च 2021 तक का ऑडिट कर रहे हो आप, जो होगा वो होगा, उसको बोलते हैं हम लोग हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसके लिए जो हमारे स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है ये है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग मालिक। भारत माता की जय, सब लोग ध्यान दीजिए। ये होता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसए बोलते हैं। एसए शायद सुना हो आपने। ओके, जॉब डज नॉट रिक्वायर सीओपी,
जॉब डज नॉट रिक्वायर सीओपी। तो यहां पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट, यानी अगर ऑडिट में स्टैंडर्ड्स की बात करें तो पहला स्टैंडर्ड है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, जहां पर हम लोग ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन करते हैं, जिसके अंदर को हमको जो फॉलो करना होता है वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होता है। दूसरा और एक है वो है ओके रिव्यू ऑफ HFI। You are now already aware what is HFI, review of historical financial information। यानी आपको समझना होगा एज ए चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, ओके वो रिव्यू भी कर सकता है। नाउ सर व्हाट इज एग्जैक्टली हाँ वही कर। सो सर रिव्यू मतलब क्या, व्हाट इज एग्जैक्टली ए रिव्यू? प्लीज अंडरस्टैंड, पहली बात हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सबको समझ में आ गया। यानी अगर मैं आज 2021 इसमें हूं, जून में हूं, तो 2020 से 2021 तक हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगा। मैं सपोज अप्रैल 22 में जाऊंगा तो 21 से 22 तक का हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक था ऑडिट और दूसरा आपका है रिव्यू। सर दोनों में फर्क क्या है? रिव्यू मतलब सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू करना, ऑडिट मतलब डिटेल्ड काम करना, रिव्यू मतलब ओवरव्यू करना। सर रिव्यू में क्या करते हैं और ऑडिट में क्या करते हैं? ओके ऑडिट में हम लोग रीजनेबल एश्योरेंस लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यानी हम लोग एविडेंस लेते हैं, हम लोग ये सारी चीजें करते हैं। सर रिव्यू में हम सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर, ये अपन डिस्कस करेंगे क्या है, लेकिन ये सब सिर्फ ये दो चीज करते हैं रिव्यू में। और यहां पर जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो स्टैंडर्ड्स होते हैं SRE, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू इंगेजमेंट। स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू इंगेजमेंट, SRE का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू इंगेजमेंट। यानी अगर कोई चार्टेड अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग CA होगा और वो प्रैक्टिस में रिव्यू कर रहा होगा तो वो SRE फॉलो करेगा। ओके वो रिव्यू कर रहा होगा तो वो SRE फॉलो करेगा, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये ध्यान रखिए मालिक। तीसरा काम आता है, तीसरा काम ओके ये किसके काम की बात हो रही है मालिक? ये किसके काम की बात हो रही है? ये काम की बात हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू ऑडिट चार्टेड अकाउंटेंट हु इज इन प्रैक्टिस हु कैन टेक हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंगेजमेंट, कौन से प्रकार के इंगेजमेंट ले सकते हैं। रेदर देन ये ऑडिट स्टैंडर्ड की जगह मैं इसको शब्द चेंज करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। कौन से प्रकार के इंगेजमेंट लिख सकते हैं? पहला प्रकार जो मैंने सर के ऊपर लिखा हुआ है ऑडिट, मैं ये ऑडिट इंगेजमेंट ले सकता हूं। दूसरा प्रकार मैं भाई रिव्यू कर सकता हूं, रिव्यू का इंगेजमेंट ले सकता हूं। यानी क्लाइंट मेरे पास आ सकता है और बोलता है रिव्यू कर, मैं आपको जस्ट सर एग्जैक्टली दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो आपके सिलेबस में रिव्यू नहीं है ना, आपको पढ़ना है, लेकिन ये सर जानकारी होनी जरूरी है। क्यों सर? क्योंकि 2-3 जगह वर्ड यूज किया हुआ है, मैं आपको डिस्कस करूंगा कहां पर, लेकिन अभी के लिए इतना समझा दूं, रिव्यू में 1 महीने में खत्म कर सकता हूं, ऑडिट को साल लग सकता है। रिव्यू 1 महीने में खत्म हो सकता है, ऑडिट 6 महीने के ऊपर जाएगा। रिव्यू 15 दिन में भी हो सकता है, ऑडिट को 8 महीने जा सकते हैं। ऑडिट कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 15 डेज और 20 डेज ऑन सो ऑन। आप ये समझ शुरू हो, यानी ऑडिट में काम ज्यादा होगा, रिव्यू में काम कम होगा, लेकिन दोनों हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो रहे हैं। तो सर अगर मैंने रिव्यू किया तो ऑडिट करवाना जरूरी क्या है? देखो ऑडिट करवाना नहीं करवाना इट डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टेंसेस। There are 2 types of audit. One is by audit which is required by statute यानी statutory requirement है, और एक है voluntary requirement। statutory requirement मतलब कंपल्सरीली ऑडिट करना पड़ेगा, कंपनी एक्ट बोलता है आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा, बात खत्म। लेकिन मेरे को बताओ पार्टनरशिप एक्ट कहीं पर भी ऑडिट के बारे में नहीं बोलता है, पार्टनरशिप एक्ट कुछ भी नहीं बोलता है। प्रोप्राइटर, मैं अकेला प्रोप्राइटर हूं, ऑडिट करना कि नहीं करना नहीं रिक्वायर्ड है। मैं ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, टैक्स ऑडिट की बात नहीं कर रहा हूं। टैक्स ऑडिट आपने टैक्स में पढ़ना चाहिए, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट की बात कर रहा हूं मालिक, आई एम जस्ट स्टिकिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। तो भाई प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप हो गया, कंपल्शन नहीं है मालिक। लेकिन भाई अगर 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 ये कंपनी है, अगर ये बैंक है, अगर ये इंश्योरेंस कंपनी है, तो इनको कंपल्सरी रिक्वायर्ड है। तो भाई ऑडिट बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट है, रिव्यू अपनी चॉइस है, रिव्यू का कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है मालिक। उसी तरह और एक है आपको जो देना है एश्योरेंस ऑफ PFI। सर व्हाट इज PFI? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ओके सर मेरे ख्याल से आपको मालूम होगा, अगर आपको बैंक में लोन चाहिए तो बैंक आपसे पूछेगी आपका हमको प्रोजेक्शंस बताइए,
आपके प्रोजेक्शंस हमको बताइए, उस बेसिस पे हम आपको लोन देंगे 100%। वो आपका पिछले साल का ऑडिट रिपोर्ट भी लेगी, नहीं लेगी ऐसा नहीं है, आपके पिछले साल का ऑडिट रिपोर्ट भी लिया जाएगा 100%। आपके पिछले साल का ऑडिट रिपोर्ट भी लिया जाएगा मालिक, 100% आपके पिछले साल का ऑडिट रिपोर्ट भी लिया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसी के बेसिस पे वो लोन दे देगी, वो आपसे आपके प्रोजेक्शंस भी मांगेगी। अब एग्जांपल, मैं कुछ भी प्रोजेक्शन बना के मैं आ जाऊंगा और बैंक को दूंगा, बैंक ले ले प्रोजेक्शन, बैंक बोलेगी ये झंपिया क्या मजाक कर रहा है, एक काम कर, ये प्रोजेक्शन है ना कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करके आ। अब थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, अगर ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है, यानी एग्जांपल अगर मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरे ऑडिटर हो और मैं ऐसे लिखा हूं कि अगले साल 10 करोड़ का रेवेन्यू मेरा होगा, अगर अगले साल मैं ऐसे लिख रहा हूं 10 करोड़ का रेवेन्यू मेरा होगा, आप बोलोगे 10 करोड़ होगा कि नहीं होगा, चेक करो। अरे चेक कैसे करोगे, मेरे पास कुछ एविडेंस ही नहीं है, मेरे पास सेल्स इनवॉइस ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप ऑडिट कैसे करोगे? ऑडिट के लिए आपको भाई रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने के लिए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए, ये मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। तो एश्योरेंस में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगले साल ट्रांजैक्शन होगा कि नहीं होगा वो भी डाइसी है। तो इस केस में आप क्या करते हो, आप ऑडिट नहीं करते हो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, हम लोग ऑडिट नहीं करते, हम लोग हमेशा क्या करते हैं, एश्योरेंस सर्विसेज देते हैं। क्या देते हैं? एश्योरेंस, यानी हम उसमें लिखते हैं कि हम एश्योरेंस देते हैं कि हमने ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है उसके एजम्पशन सही है। यानी अमित तातेड़ बोल रहा है कि अगले साल 10 करोड़ कमाएगा, तो अमित तातेड़ ने 10 करोड़ कमाने के लिए जो एजम्पशन लगाए हुए हैं, अमित तातेड़ ने 10 करोड़ कमाने के लिए जो एजम्पशन लगाया है वो एजम्पशन सही है, वो एजम्पशन सही है। ओके, मैं वैसे बता दूं, मैं गरीब आदमी हूं, 10 करोड़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं तो खाली अपने आप को खुश करने के लिए मैं भाई यार मतलब लाख 2 लाख रुपए कमाता हूं। ओके भाई, उसके ऊपर दिन निकालता हूं, ये सूट भी मैं एक मतलब क्या बताऊं, मतलब जिंदगी कैसी कट रही है मैं बता भी नहीं सकता। ओके, क्योंकि आपको मैं क्लियर बता दूं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ओके एटी एकेडमी, दिस इज समथिंग विच इज विथ मनाली तातेड़, तो हम नौकर आदमी है यार, हम नौकर आदमी है। मनाली तातेड़ मतलब मनाली मैडम वो हमारे एम्प्लॉयर है और हम एम्प्लॉई है, हमें मनाली मैडम से पैसा मांगना होता है। मनाली मैडम मेरी वाइफ है। ओके देखिए, मैं मैडम बोलना पड़ता है। आप देखिए कैसा है, मेरे को मालूम नहीं था स्टार्टिंग में, मेरे को लगा था भाई, विश्वास रखा था मैंने विश्वास रखा था कि मैडम मुझे पूरा पूरा सहयोग करेगी और मैडम मुझे बहुत पैसे देगी। ओके, जिसकी वजह से मैं कुछ और, लेकिन माँ कसम पूरी कहानी चेंज हो गई मालिक। क्या बताऊँ, हर जगह मतलब मैं सुबह उठता हूँ यार 100 रुपए के लिए मालिक, मैं आपको बता भी नहीं सकता कितना दर्द है मालिक। ओके भाई यार, मतलब ये है। अरे आपको लगता है जीप ले ली, मेरे को ये समझ में नहीं आता, आप ऐसा जीप ले ली बोलते हो, जीप ले ली सर, जीप ले ली। अरे जीप ले ली भाई यार, लोन पे ली है। अरे आपको डाउन पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास। आज मैंने प्रमोद को बोला एक काम कर, मेरा फोन ले ले भाई, और ये फोन भी मेरे को सच्ची बता रहा हूं, मेरे को गिफ्ट मिला है, वो भी प्रशांत सर ने गिफ्ट दिया है मेरे को, एप्पल आईफोन। मैं तो सैमसंग वाला आदमी था भाई, मैं जो मुझे अच्छे से जानता है, मैं सैमसंग वाला आदमी था मालिक, गरीब आदमी हूं सर। अरे मैडम पिटाई होगी, पिटाई से क्या डरा रहे हो मैडम? जो इंसान रोज मार खा रहा है वो पिटने से क्या डरेगा मैडम? यार अरे झूठ, अरे मैं बोला ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम मालूम है क्या? स्टूडेंट को कभी भी बीवी के बारे में बताया तो स्टूडेंट के दिमाग में आता है सर झूठ बोलते हैं। अरे भाई यार, कोई ये चीज मतलब भाई ये कोई समझना नहीं चाहता, कोई समझना नहीं चाहता। तो मैं आपको बता दूं, बस रियलिस्टिक बता रहा हूं, जो मैंने 10 करोड़ का फिगर यूज किया ये सिर्फ मैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। 10 करोड़ तो मेरे लिए सपना हो चुका है। मतलब मेरे को तो ऐसा लगता नहीं कि भाई मेरे को अगर पूरे साल का अगर 2 लाख या 4 लाख, 2 लाख से 3 लाख के ऊपर मिल गया तो बराबर है। मैं जीप की ईएमआई निकालने वाला हूं मालिक, और मैंने रिक्वेस्ट की बैंक से कि 5 साल का, आपको मालूम होगा कार लोन में 5 साल का लोन ही मिलता है। मैं रिक्वेस्ट किया कि मेरे को 15-20 साल का लोन दो, तब चुका पाऊंगा। उन्होंने मेरी शक्ल देख के इतना उनको अच्छा लगा कि भाई यार तोड़। हाँ, मां कसम बोल रहा हूं, अगर मनाली मैडम को किसी ने टैग किया या मनाली मैडम के पास कहीं पर भी बात पहुंची, मां कसम बोल रहा हूं सालो, तुमको मालूम नहीं है क्या कांड होगा तुम्हारे साथ। याद रखना, रिवीजन बैच अभी भी बाकी है। रिवीजन बैच के मैंने अभी तक कोई एलिमेंट डिस्कस नहीं किया तुम्हारे साथ भाई। मैं जो कुछ देने वाला रहूंगा आगे वो सब कांड हो जाएगा आपके साथ भाई। कोई कांड नहीं करना भाई, कोई कांड नहीं करना। अरे यूट्यूब पे मैडम मेरे वीडियोस नहीं देखती झंपे। ओके, अरे क्या मजाक करता, यानी पूरा दिन भी मेरे को देखने का उसने और वीडियो भी मेरे ही देखने के। अरे पागल, वो मेरे को अरे पक गई है देख देख के रे।
मैंने कब 100 रुपए देती है बोला? हिंदूराज कुछ भी मजाक कर रहा है, कुछ भी मजाक कर रहा है मालिक। हाँ 100 रुपए देती है, मैंने 100 रुपए बोला, मैंने बोला मतलब वो 100 रुपए मांगता हो एक्स्ट्रा, मैंने बोला 2 लाख से 3 लाख रुपए साल का मिलता है मैडम से। कृणाल जी जैगवर एक्सजेल, वो जैगवर के लिए भाई मैंने एक किडनी भेजी और प्रमोद को भी बोला तू भी अपनी किडनी भेज दे। जोक था मालिक, किडनी कुछ बेचा नहीं मालिक। बहुत ऐसा फालतू जोक चला गया, बेचारा प्रमोद गाली देगा मेरे को, प्रमोद के घर वाले मेरे को मारेंगे साला। और वो प्रमोद के घर वाले सच्ची में प्रमोद को हॉस्पिटल लेके जाएंगे चेक करने के सच्ची में इसने किडनी बेची है कि नहीं। अगर उन्होंने गलती से वीडियो देख लिया, अरे वहां के प्रमोद को ले जाओ हॉस्पिटल में। तो नेवरदलेस मेरे ख्याल से जोक्स अपार्ट, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मेरे को बताइए आपको नहीं लगता क्या ओके तो इसका मतलब क्या करोगे आप तो अब आपको नहीं लगता सर, यानी आपको क्या करना होगा, जो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो जो बना होगा उसके एजम्पशन चेक करते हो। क्या चेक करते हो मालिक? वो एजम्पशन चेक करते हो। इसमें अपन एजम्पशन चेक करते हैं, ये मैं आपको ना कोई एक पॉइंट में समझाते जाऊंगा। ओके, और इसके लिए जो स्टैंडर्ड अपनी इंस्टीट्यूट निकालती है वो है SAE। सर SAE का फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस इंगेजमेंट, स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस इंगेजमेंट, स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस इंगेजमेंट मालिक, स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस इंगेजमेंट, स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस इंगेजमेंट। आज मेरा गला दुख रहा है, नहीं तो मैं आपको एक मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें बतानी है यार, और तुम लोग के साथ ही शेयर कर सकता हूं दर्द की बातें, घर पे शेयर नहीं कर सकता। रितिका अभी तक बहुत छोटी है, 10 साल की तो है, 10 साल में उसको क्या समझाओ मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसे बताओ। और आदि का तो बताने का सवाल ही नहीं उठता, आदि तो अभी तक 2 साल का है, मतलब मेरा छोटा बेटा वो 2 साल का है, और वो जब तक बड़ा होगा वो तो मम्मी की साइड ही लेने वाला है। बेटी ही है जो बाप की साइड लेती है भाई, 100%। मेरे को मालूम है रितिका है जो मेरी साइड है, लेकिन जब तक उसको अंडरस्टैंडिंग आए तो आपके साथ जब बात करता हूं तो ऐसे मेरे को लगता है मैं रितिका के साथ बात कर रहा हूं जो बड़ी हो गई है, तो मेरे को ऐसे फीलिंग हल्की वाली लगती है मालिक। ऐसा सीन होता है मालिक, किसी आपने ऐसा सुना नहीं है क्या मालिक? ओके इसके भाई यार, ऐसे इंसान को किसी के सामने बोलने को मौका मिलना, मतलब ऐसे दर्द बाहर निकलना चाहिए, दैट्स इट। पर आज गला दुख रहा है तो मैं ज्यादा दर्द बाहर नहीं निकाल रहा हूं, बाद में दर्द बाहर निकालेंगे मालिक। PFI कंपनी प्रिपेयर करती है, ओके CA प्रिपेयर नहीं करता, कंपनी प्रिपेयर करती है, CA उसको चेक करता है कि कंपनी ने जो एजम्पशन के बेसिस पे PFI बनाया है वो एजम्पशन सही है कि नहीं। देखो एविडेंस तो होगा ही नहीं, ओके लेकिन अजम्पशन चेक करेगी। हाँ भाई अमित आदित्य तू क्या बेसिस पे बोल रहा है कि तेरे को 10 करोड़ आएंगे, तो मैं बोलूंगा देखो इस साल मेरे को इतने आए, इतने आए, इतने आए, इतने आने के बाद इस साल में इतनी इतनी बैचेस होने वाली है, इस बैचेस में इतने इतने स्टूडेंट एक्सपेक्टेड है, और इसके हिसाब से ये कॉन्सेप्ट होगा मालिक। मेरे ख्याल से मालिक समझ में आ रहा है? ओके तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हो? ओके तो मालिक ये पॉइंट है एश्योरेंस सर्विसेज का। तो भाई पहला कॉन्सेप्ट गया ऑडिट, मतलब मैं बता रहा हूं इंस्टीट्यूट कौन से अपन कौन से इंगेजमेंट ले सकते हैं। आप प्रैक्टिस कल अगर प्रैक्टिस खोलने मतलब आपने प्रैक्टिस चालू किया, आप क्या क्या कर सकते हो? आप ऑडिट कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो, एश्योरेंस दे सकते हो, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है रिलेटेड सर्विसेज दे सकते हो। सर रिलेटेड सर्विस में क्या आएगा? जो पहले 3 में नहीं आता वो रिलेटेड सर्विसेज में आएगा। रिलेटेड सर्विसेज में SRS स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज करके स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। सर एग्जांपल ऑफ स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड मतलब रिलेटेड सर्विस के एग्जांपल दीजिए। P&L बनाना, बैलेंस शीट बनाना, क्लाइंट ने आपको बोला P&L बैलेंस शीट बनाओ, रिलेटेड सर्विसेज, ना ऑडिट है ना रिव्यू है ना एश्योरेंस है, रिलेटेड सर्विसेज। कल क्लाइंट बोलता है मेरे लिए एक समरी बना के दो, मेरे लिए कॉस्ट शीट बना के दो, मेरे लिए ये करके दो, रिलेटेड सर्विसेज। ना वो ऑडिट है ना रिव्यू है ना एश्योरेंस है, वो रिलेटेड सर्विसेज है। तो रिलेटेड सर्विस कॉन्सेप्ट सब कुछ होएगा। तो भाई याद रखिए स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, मैं एक बार फुल फॉर्म लिख लेता हूं। ओके स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ये अपना मेन सिलेबस है बिकॉज अपन ऑडिट ही कर रहे हैं अभी। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। दूसरा पॉइंट स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू इंगेजमेंट, ये अपने सिलेबस में नहीं है। ओके पहले CA फाइनल में भी था, उसमें से भी निकाल दिया गया है, लेकिन सर इसके पॉइंट्स कुछ तो डिस्कशन के हैं, मैं वो डिस्कस करूंगा मालिक। ओके उसके बाद आता है SAE स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस इंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस इंगेजमेंट, एंड लास्ट पॉइंट इज स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। मालिक गिव मी ए करेक्ट आंसर, मेरे को बताओ मैंने क्या समझाया। ये चारों स्टैंडर्ड कौन डिमांड, चारों स्टैंडर्ड किसने बनाए? चारों स्टैंडर्ड बनाए अपने ICAI ने,
चारों स्टैंडर्ड बनाए अपने आईसीआई ने, चारों स्टैंडर्ड बनाए अपने आईसीआई ने, अपनी आईसीआई बनाती है स्टैंडर्ड। अभी अभी रिसेंटली लास्ट 1.5 साल से ये काम थोड़ा नेफ्रा के पास गया है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी समझिए, इंडिया बोल रहा हूं मैं, मां कसम, नेफ्रा बोलते हैं उसको, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ओके, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी अपने सिलेबस में ब्रीफ डिस्कशन है कंपनी ऑडिट में। ओके, तब देखेंगे, सीए फाइनल में बहुत डिटेल में है। एक नेफ्रा अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमिटी बनाई है, ओके, एक अथॉरिटी बनाई है जो अपने इंस्टीट्यूट को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बना के देगी और अपना इंस्टीट्यूट वो इंप्लीमेंटेशन करेगा। 2 साल पहले तक ओके स्टैंडर्ड्स बनाने का पूरा काम अपने इंस्टीट्यूट का था, स्टैंडर्ड बनाने का पूरा काम अपने इंस्टीट्यूट का था। 2 साल पहले ओके अमेंडमेंट आए कंपनीज एक्ट में और एक नेफ्रा अथॉरिटी ये एस्टैब्लिश की गई। अब स्टैंडर्ड बनाने का पूरा काम उनका है, अपनी इंस्टीट्यूट उनको असिस्ट करती है कुछ दिक्कत आई तो, और उसके बाद वो अपनी इंस्टीट्यूट उसको इंप्लीमेंटेशन में डालती है। तो कॉन्सेप्ट ये है। ओके, मेरे ख्याल से मालिक क्लियर, मेरे ख्याल से मालिक समझ में आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट आपको है। तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, गिव मी ए करेक्ट आंसर। ये 4 काम मैंने बताया, ये 4 काम किसके हैं? ये 4 काम कौन कर सकता है, कौन कर सकेगा ये 4 काम, और किसको ये स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है? ओके, डेफिनेटली एसए इज एप्लीकेबल फॉर ऑडिट, एसआरई इज एप्लीकेबल फॉर रिव्यू, एश्योरेंस एंड अदर थिंग। मेरा क्वेश्चन है ये स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल किसको है? बनाए किसने ये मैंने समझा दिया, बनाए किसने ये समझा दिया। मैं बोल रहा हूं ये एप्लीकेबल किसको है? ओके एक आंसर आया, 1 2 3 आंसर आया मेरे पास। प्रैक्टिसिंग सीए, जो सीए जिसने सीओपी लिया है ये वही कर सकता है, ये जॉब वाला बंदा नहीं करता, ये जो सीए जॉब पे है वो नहीं करता। ओके, ये प्रैक्टिसिंग सीए करता है। हाँ, जॉब पे है और वो कंपनी को कंट्रोल में मदद कर रहा होगा तो ठीक है, वो देखेगा, लेकिन उसको फॉलो नहीं करना होता है, ये प्रैक्टिसिंग सीए को फॉलो करना होता है। आप समझना श्योर हो? प्रैक्टिसिंग सीए मतलब शायद आपने सुना हो सीए फर्म, सीए फर्म, सीए फर्म बोलते हैं अपन उसको, सीए फर्म। एग्जांपल पीडब्ल्यूसी सीए फर्म, ओके, केपीएमजी सीए फर्म। ओके, मेरे पापा की सीए फर्म है वीएम तातेड़ा एंड एसोसिएट्स, मेरे भाई की सीए फर्म है सुमित तातेड़ा एंड एसोसिएट्स। ओके, नाउ प्लीज डू अंडरस्टैंड दीज आर सीए फर्म, सीए फर्म, सीए फर्म मतलब ये प्रैक्टिसिंग सीए है। अब ये सीए फर्म ये फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है? सीए फर्म अपने काम बरोबर कर रही है कि नहीं कर रही है? इसके लिए सीए फर्म को और एक स्टैंडर्ड का ध्यान रखना पड़ता है, उसका नाम है एसक्यूसी, जिसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, एसक्यूसी, एसक्यूसी स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, ये है। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड। अब मैं जो चीज समझाने जा रहा हूं वो फाइनल टच है इसका। ओके, मैं जो समझाने जा रहा हूं वो फाइनल टच है। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड। सीए फर्म ऐसे कब फॉलो करेगी, कान खुले, सीए फर्म ऐसे कब फॉलो करेगी, ये ऐसे कब फॉलो करेगी जब उनके पास ऑडिट का काम होगा। एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं, मेरी एक सीए फर्म है, मैं ऑडिट लेता ही नहीं, मैं सिर्फ रिव्यू करता हूं, मैं सिर्फ रिव्यू करता हूं, तो मेरे को ऐसे फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मैं एसआरई फॉलो करूंगा, ये मैं एसआरई फॉलो करूंगा। ठीक है, और एक एग्जाम्पल लेते हैं, मेरी एक सीए फर्म है, मैं सिर्फ ऑडिट करता हूं बाकी कुछ नहीं करता हूं, तो सर मैं ये फॉलो करूंगा। मेरी एक सीए फर्म है जो मैं ऑडिट भी नहीं करता, रिव्यू भी नहीं करता, ओके, लेकिन मैं रिलेटेड सर्विसेज देता हूं, तो मैं लास्ट वाला देखूंगा। मैं एश्योरेंस सर्विसेज भी देखता हूं, तो ऐसे ही देखूंगा। मैं चारों काम करता हूं, मेरी सीए फर्म चारों काम करती है मालिक, चारों काम करती है, तो मैं चारों स्टैंडर्ड ध्यान में रखूंगा। कुछ समझ में आ रहा है मालिक? ये स्टैंडर्ड कब एप्लीकेबल होंगे? जब आपके पास कोई काम होगा तो आपको स्टैंडर्ड ध्यान में रखने होंगे। सर वैसे ये स्टैंडर्ड क्या होता है? ये स्टैंडर्ड एक प्रोसीजर होगा जिससे बताया जाएगा आपने ऑडिट कैसे करना है, आपने रिव्यू कैसे करना है, एक मैकेनिज्म होगा जिसकी वजह से आपसे गलती होने की संभावना नहीं होगी, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं हर जगह जजमेंट काम होता है। तो सर अब क्वेश्चन आता है, सीए फर्म एसक्यूसी किसको एप्लीकेबल है? एसक्यूसी एप्लीकेबल सीए फर्म को है। यानी अगर सीए फर्म ओके, सीए फर्म ऑडिट करती है बाकी कुछ नहीं करती है तो भी एसक्यूसी एप्लीकेबल होगा। सीए फर्म ऑडिट नहीं करती है लेकिन बाकी सब करती है तो भी एसक्यूसी एप्लीकेबल होगा। सीए फर्म ओके ये 3 नहीं करती है, लास्ट वाला करती है, तो भी एसक्यूसी एप्लीकेबल होगा। सीए फर्म कुछ नहीं करती है लेकिन सीए फर्म है तो भी एसक्यूसी एप्लीकेबल होगा। प्लीज डू अंडरस्टैंड, एसक्यूसी इज एप्लीकेबल इररिस्पेक्टिव, एसक्यूसी इज नॉट बेस्ड ऑन वर्क। आप क्या काम लेते हो उसके ऊपर एसक्यूसी नहीं है, आप क्या काम लेते हो उसके ऊपर एसक्यूसी नहीं है, आप क्या काम, वापस बोल रहा हूं, क्या काम लेते हो उसके ऊपर एसक्यूसी नहीं है।
आप क्या काम लेते हो उसके ऊपर एसक्यूसी नहीं है मालिक। ओके, एसक्यूसी इज एप्लीकेबल टू सीए फर्म इररिस्पेक्टिव ऑफ द वर्क व्हिच सीए फर्म इज फोकसिंग। तो अब मेरे ख्याल से ये लॉजिक आपके दिमाग में बैठ गया। ओके, तो कॉन्सेप्ट समझा। अब जो मैंने रेड किया है या मैं जिसको येलो कर देता हूं, भी हाईलाइट कर देता हूं, ये अपने सिलेबस में एप्लीकेबल है, ये अपने सिलेबस में एप्लीकेबल है। बाकी अपने इंटर के सिलेबस में एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन कुछ कुछ के कीवर्ड्स यूज करेंगे हम लोग, जो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो ये दो चीज जो हाईलाइटेड है ये अपने सिलेबस में आपको मिलेगा। यानी अपने सिलेबस में एसक्यूसी है, स्टैंडर्ड एसक्यूसी स्टैंडर्ड है, जो एक ही स्टैंडर्ड है एसक्यूसी 1, वो अपने सिलेबस में है। और ऐसे है, ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग बहुत सारे हैं, लेकिन सारे के सारे अपने सिलेबस में नहीं है, कुछ कुछ है। कितने हैं क्या है, एक 6-7 दिन में आपको अपडेट करते जाऊंगा मालिक, मैं धीरे धीरे रिमेंबर करवाते जाऊंगा मालिक। मालिक क्लियर इधर तक? यस मालिक, सीए फर्म आपने ओपन करी तो एसक्यूसी फॉलो करना ही है आपको। जो 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 करना है, जो आपको कौन सा प्रैक्टिस करना है ये करिए। हाँ क्लियर मालिक। गले का तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है आज, आई डोंट नो मतलब मेरा क्या हालत हो रहा है। मैं आज 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 पता नहीं आज क्यों इतना दुख रहा है। ये अभी तक नहीं दुख रहा था। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ ऑडिट और समथिंग, मैं तो दूसरे लेक्चर भी था, पर ये कंटिन्यूस शायद वही है, वोकल कॉर्ड का इशू चल रहा है अभी। आवाज़ बैठ गई है यार, आवाज़ बैठ गई ना तो मज़ा नहीं आ रहा है, वो एकदम ऐसा किलिंग आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है मालिक, ओके लेट अंडरस्टैंड। एक छोटा सा पॉइंट मालिक, अपना सिलेबस कितना है मालिक, ध्यान रखिए, स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। सीए इंटर ऑडिट, सीए इंटर ऑडिट का सिलेबस अपन इसको ओके जो पोर्शन में डिवाइड करेंगे वो पोर्शन इस तरह से रहेगा मालिक, वो पोर्शन इस तरह से रहेगा। अपन इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सर 3 पार्ट में क्या? पहला पोर्शन रहेगा जो प्योरली स्टैंडर्ड्स के ऊपर रहेगा, पहला पोर्शन रहेगा जो प्योरली स्टैंडर्ड्स के ऊपर रहेगा। यानी ये पूरा स्टैंडर्ड रिलेटेड चैप्टर्स होंगे, चैप्टर्स ही है लेकिन पूरे स्टैंडर्ड है, इसके अंदर और कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड है। ये चैप्टर्स और कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड है मालिक। ये चैप्टर और कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड्स है मालिक। ये पहला कॉन्सेप्ट होगा आपके लिए। जो स्टैंडर्ड है, ये चैप्टर कौन से क्या है नाम बाद में देखेंगे, पर ये स्टैंडर्ड रिलेटेड है। सेकेंड ओके इज मोर ऑफ कंप्लायंस रिलेटेड, कंप्लायंस रिलेटेड और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, स्टैट्यूटरी लॉ। यानी सेकंड पॉइंट, सेकंड जो कैटेगरी होगी अपने सिलेबस की वो ऐसी होगी जो लॉ की वजह से आया है, लॉ की वजह से आया है, लॉ की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए अपने को वो चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है। लॉ की वजह से वो चैप्टर का रिक्वायरमेंट आया है, इसलिए अपने को पढ़ना पड़ रहा है मालिक। समझ में आ रहा है मालिक? ओके, और तीसरा कॉन्सेप्ट है अदर्स। ओके, ये 3 पार्ट में अपन सिलेबस को डिवाइड करेंगे। सीए इंटर ऑडिट, सीए इंटर ऑडिट ये मैंने पिछले टाइम जो बनाया था और अभी भी बनाया, थोड़ा सा और उसमें फिल्टर कर दिया है, तो थोड़ा फिल्टर करके एक एक देखते हैं मालिक। सबका ध्यान इधर। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला चैप्टर, आपका चैप्टर पहला नाम है वो है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट आपका चैप्टर 1 है और ये स्टैंडर्ड में जाएगा। मैं आराम से घाई मत करना। नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट आपका इस स्टैंडर्ड में जाएगा। नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। सर ये चैप्टर में हमें पढ़ने क्या मिलेगा या ये पढ़ना क्या है? यानी एग्जांपल, ये अपन अभी नेक्स्ट एक 15-20 मिनट में ये चैप्टर चालू करेंगे, तो इसके अंदर पढ़ेंगे क्या? तो आप देखोगे तो इसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेबस है। यानी इंस्टीट्यूट ने एक आधा चैप्टर इससे भरा गया है कि भाई यार बेसिक क्वेश्चंस ऑफ ऑडिट, यानी एग्जांपल एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट क्या है, स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है, एस्पेक्ट्स क्या है, इनहेरेंट लिमिटेशन क्या है, ये ऐसे क्वेश्चन होंगे। और 2 स्टैंडर्ड मेनली कवर होंगे, एक होगा 220 और 210। तो ऐसे 220 और ऐसे 210 का जिक्र इसमें ज्यादा किया जाएगा, ऐसे 220 और ऐसे 210 का जिक्र। मैं इसमें कोई स्टैंडर्ड नंबर अभी लिख नहीं रहा हूं, आप इसको याद रखने की भी कोशिश मत करिए, नहीं तो दिमाग खराब हो जाएगा। क्योंकि आपको नंबर याद दिलाना और सीक्वेंस कराना वो मेरी जिम्मेदारी है। उसके लिए एक अप्रॉक्सीमेटली 15 लेक्चर जाने दीजिए, 15 लेक्चर के बाद इसके ऊपर बात करेंगे मालिक। जिसके बाद याद आता कि नहीं आता, स्टैंडर्ड के नंबर याद आते कि नहीं आते, ये अपन 15 लेक्चर के बाद बात करेंगे। तब तक अपन हेडेक नहीं करेंगे मालिक। तो आपका पहला पॉइंट है। तो सर अपन चैप्टर 1 में क्या देखेंगे? चैप्टर 1 सबसे आसान है। ओके, चैप्टर 1 सबसे आसान है। एक 15-20 का 15 एक पेज का चैप्टर है, आराम से खत्म होता है, इजीली याद आता है, कोई ज्यादा हेडेक नहीं है। लेकिन ये चैप्टर आपका बेस बनाएगा। सर किसके रिलेटेड में? ऑडिट के रिलेटेड।
अब थोड़ा सा थॉट पे से लगाइए। ओके, अगर आप क्लाइंट हो और मैं ऑडिटर हूँ, ओके, अब मैं सीए हूँ, प्रैक्टिसिंग सीए हूँ, और आपने मुझे बुलाया, अमित आजा चल ऑडिट कर मेरे फर्म का, आपको क्या लगता है कल मैं सीधा उठ के चला जाऊंगा? सीधा नहा धो के घर पे बोलूंगा नहीं 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 भाई क्लाइंट ने बुलाया मुझे, चल 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 बाय बाय टाटा, मैं जा रहा हूं ऑडिट के लिए। आपको ऐसा लगता है ऐसे अपन ऑडिट के लिए जाएंगे? ऐसा लगता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको मेरे को इसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। आई विल बी वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स, क्योंकि शायद उससे थोड़ा सा एक सेकंड 10 सेकंड मेरे गले को थोड़ा सा रिलैक्सेशन पॉइंट आ जाएगा, लेकिन उसकी वजह से मैं स्मूथली थोड़ा आगे कवर कर पाऊंगा मालिक। 100% नो। ईशा मैडम ने नो, सब मतलब ईशा जी का नो आ गया, हर्ष का नो आ गया, ओके, तो दिनेश का भी आ गया। तो मालिक मेरे ख्याल से सबका आंसर यही आएगा। नहीं सर, महानता जुलाई जुलाई जुलाई, महानता जुलाई का भी नो आ गया, विशाल का भी नो आ गया, ऑलमोस्ट सबका नो आ गया मालिक। तो मतलब इसका मतलब सब लोग एग्री करते हैं, मैं कल उठ के तो नहीं जाऊंगा। तो सर फिर हम लोग क्या करेंगे? हम दोनों के बीच में, आप क्लाइंट हो और मैं ऑडिटर हूं, हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट के बिना कभी भी ऑडिट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एग्रीमेंट के बिना अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करने गया, कल कुछ ऊंच नीच हो गई, मां कसम क्लाइंट, मतलब तुम मेरी मतलब पूरी बैंड बजा सकते हो, कोर्ट में लेके जा सकते हो, और कोर्ट क्या पूछेगी? डॉक्यूमेंट एविडेंस क्या है कि जिसके बेसिस पे इसने क्लाइंट ने आपको बुलाया था ऑडिट करने। इसीलिए आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा, और वो एग्रीमेंट चैप्टर 1 सिखाएगा। चैप्टर 1 बताएगा नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव वैसे आपको मालूम ही पड़ गया है, स्कोप क्या है, कितना ऑडिट करना है, कितने ये जाना है। एक मेरे को कोई स्कोप का पॉइंट बताएगा, अगर याद आ रहा है फर्स्ट लेक्चर में, जो फर्स्ट लेक्चर नहीं बैठा होगा शायद उसको नहीं याद होगा, मेरे को कोई बताएगा एक स्कोप, मैंने बताया था ये आउट ऑफ स्कोप है। एनी एग्जांपल देखता हूं मैं कितने जन को रिकॉल होता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट एंटिटी, वो अभी वो एकदम इमीडिएट नहीं होगा, ओके, वो नेक्स्ट एलिमेंट होगा, पहले एग्रीमेंट होगा। मेरा क्वेश्चन है स्कोप और आउट ऑफ स्कोप। एक आउट ऑफ स्कोप का एग्जांपल दिया था मैंने फर्स्ट लेक्चर में मालिक। मैं बोला ये आउट ऑफ स्कोप है, इसको छेड़ना भी नहीं, इसको पूछने का नहीं अपन ने। तो अपने को चैप्टर 1 में वो बताया जाएगा आउट ऑफ स्कोप। सजेशन देना आउट ऑफ स्कोप नहीं है मालिक। हाँ, हर्ष ने मतलब वो पहले आ गया, ऊपर चला गया, पर मेरे ख्याल से हर्ष का आंसर ये था बेसिक क्राइटेरिया डेटस का। नहीं 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 ईशा जी, अगर आपको याद है मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, आपने बोला ये माइक सिस्टम कितने का है, मैंने बताया था 2 लाख का। याद आया मालिक? कुछ याद आया? 2 लाख का, इफ यू रिमेंबर, 2 लाख का, 2 लाख का मैंने बोला ये 2 लाख का माइक सिस्टम है। आपने देखा 2 लाख के एविडेंस बताओ, मैंने एविडेंस बता दिए। आप मेरे से क्वेश्चन नहीं कर सकते 2 लाख क्यों खर्च किए, अगर ये 10,000 में काम होता है, ये 10,000 में काम होता है, तो 2 लाख खर्च क्यों किए, ये आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो आपको कॉन्सेप्ट ध्यान देना है, आपको समझना है कि जो स्कोप में है वो आपने करना है, जो स्कोप में नहीं है उसके ऊपर पंचायती नहीं करनी है। याद आया मालिक? याद आया? याद आया? प्रॉपर्टी परफेक्ट, गवर्नमेंट ऑडिट में वो काम आएगा, बाकी कोई दूसरे फाइनेंशियल ऑडिट में नहीं आएगा। याद आया मालिक? ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा। चैप्टर 1 ये सिखाएगा सब, स्कोप में क्या है क्या नहीं है, इनहेरेंट लिमिटेशन क्या है। बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन ये चैप्टर आपका बेस क्यों बनाएगा, क्योंकि इसमें बेसिक स्टैंडर्ड है। चैप्टर 2, ओके, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर, मेरे ख्याल से आपने सुना होगा, इफ यू प्लान टू फेल यू प्लान, इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल, if you fail to plan you plan to fail. sir what does it mean? it means, okay, it means अगर आप प्लानिंग में फेल हो गए, धन्यवाद रवि जी, रवि जी आए चाय लेके, गले में दुख रहा था तो प्रमोद जी ने बहुत ही मुशक्कत करके एक चाय मंगा ली हमारे गले को ठीक करने के लिए, तो प्रमोद जी का लाख लाख धन्यवाद। ओके, हम दिल से धन्यवाद करते हैं, ध्यान रख रहे हैं हमारा प्रमोद जी, हुली जी, पारस जी, ये बहुत बेहतरीन एसेट्स है मेरे, बेहतरीन रिसोर्सेस है मेरे, मतलब ये लोग अपने दिल के बहुत करीब है मालिक। ओके, तो ज़बरदस्त है। तो ओके, तो भाई इफ़ यू रिमेंबर ये मेरे ऐड में थी, परफेक्ट, ये ऐड में थी। ओके रिमेंबर, तो मतलब मैडम सिद्धि जी ने ऐड ज़बरदस्त देखी, थैंक्स सिद्धि। अब मुझे कंफर्म है कि भाई अपने कोई ना कोई तो रीड करता है ऐड, कोई ना कोई रीड करता है ऐड, थैंक्स सिद्धि। ओके, मतलब मज़ा आ गया, मतलब एक चीज़ का मज़ा आ गया भाई, इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। बॉस चैप्टर 2 उसी पे फोकस करता है। आप ऑडिट सीधा जाके हाँ चलो ऑडिट करते हैं, कुछ करोगे क्या करोगे, अरे ऐसे नहीं होगा।
आपको बहुत प्लानिंग वे से जाना होगा, आपको सही तरीके से जाना होगा, एंड दैट चैप्टर 2 बताएगा। चैप्टर 2 बताएगा आपकी ऑडिट की स्ट्रैटेजी क्या होगी, आपकी ऑडिट की स्ट्रैटेजी क्या होगी, आपकी ऑडिट की प्लानिंग क्या होगी, आपकी ऑडिट की स्ट्रैटेजी क्या होगी, आपकी ऑडिट की प्लानिंग क्या होगी, और प्रोग्राम क्या होगा। अभी आप क्वेश्चन मुझसे पूछो मत, क्योंकि इसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं कि सर प्लानिंग, स्ट्रैटेजी और प्रोग्राम में डिफरेंस क्या होता है। बस मैं आपको इतना बताता हूं, इतना बता के रखता हूं, आपने ऑडिट की बैच लगानी या नहीं लगानी, ये आपकी स्ट्रैटेजी थी। ओके, अब लेक्चर अटेंड करोगे 45 डेज में, ये आपका प्लानिंग है। और 2 से 4 में हो रहा है, 2.25 से 4 हुआ, 2.25 से 4.25 हुआ, ये प्रोग्राम है मेरा। थोड़ा प्लस माइनस हुआ अपना, ये प्रोग्राम है अपना। बस मैं आपको ये समझा देता हूं एकदम ब्रीफ में, क्लास करना कि नहीं करना, स्ट्रैटेजी। ओके, क्लास करने के बाद कितने दिन की क्लास है, कैसे कैसे होगा, कैसे होगा, प्लानिंग, और फिर हर रोज की एक्टिविटी इज नथिंग बट प्रोग्राम। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है? हाँ, मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है, समझ में आ रहा है मालिक? तो भाई यार चैप्टर 2, तो चैप्टर 2 वापस मैंने स्टैंडर्ड में डाला है, यानी इसमें भी स्टैंडर्ड ही पढ़ने हैं आपको, इसमें स्टैंडर्ड ही पढ़ने हैं। आपका जो तोड़ फाड़ू चैप्टर है, आपका जो तोड़ फाड़ू चैप्टर है, जो बहुत कड़क चैप्टर है और बहुत बहुत कांड चैप्टर है, मतलब सबसे मजेदार चैप्टर होगा, वो है चैप्टर 3, जिसके अंदर हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस लेंगे। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन और ऑडिट एविडेंस लेंगे, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन और ऑडिट एविडेंस के बारे में देखेंगे, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन और ऑडिट एविडेंस के बारे में लेंगे सर। ओके, आराम से देखो चैप्टर कैसे जा रहा है, पर मेक इट श्योर मैं ऐसा सीक्वेंस में नहीं पढ़ाऊंगा, मेरा पढ़ाने का स्टाइल बहुत अलग है भाई, ऑडिट भी कांड स्टाइल है अपना 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 कांड स्टाइल है। ओके देखो, चैप्टर 1 पहले अपन एग्रीमेंट कर लेंगे, चैप्टर 2 फिर प्लान करेंगे, फिर चैप्टर 3 ओके एविडेंस लेने की बात कर रहे हैं। अब एविडेंस लेने के लिए बहुत सारे स्टैंडर्ड है अपने सिलेबस में, बहुत सारे स्टैंडर्ड, मतलब आप अप्रोक्सीमेटली यहां पर 15 12 13 स्टैंडर्ड पढ़ने वाले हो। इसीलिए चैप्टर 3 को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, आपको 3A और 3B ऐसे चैप्टर में डिवीजन मिलेगा, इंक्लूडिंग टेक्स्ट बुक में भी आपको चैप्टर 3A अलग से मिलेगा और 3B अलग से मिलेगा। ओके, और ये दोनों मिलके अपने अप्रोक्सीमेटली 30+ पेजेस जाते हैं, 30+ पेजेस ये चैप्टर प्ले करता है मालिक, और सबसे तोड़ इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सर इसके अंदर क्या बताया जाएगा, इसके अंदर क्या पढ़ना पड़ेगा? देखो चैप्टर 2 में हमने प्लानिंग पढ़ी, प्लानिंग के बाद एविडेंस जमा करना, एविडेंस जमा करने के लिए हमारे पास तरीके क्या होंगे? एनी एग्जांपल आप दीजिए, सर मैं एविडेंस जमा कैसे कर सकता हूं? गरम गरम से थोड़ा बेटर लग रहा है भाई, कांड हो गया यार गले का यार, 2 दिन और मेरे को बताइए एविडेंस के लिए, एविडेंस जमा करने के लिए मेरे पास क्या क्या वे से जमा कर सकता हूं, मैं एविडेंस कैसे ले सकता हूं? एनी आइडिया? आप अब एग्जांपल मेरे इसमें लिखा है कि भाई यार डेटर्स 10,000 है, आपको पता करना है ये 10,000 ही है या नहीं है, इसके लिए एविडेंस जमा करना है, कैसे करोगे? किसी को कोई इशू नहीं ना भाई ग्रुप में? फिजिकल वेरिफिकेशन, वाउचर, सेल्स, परफेक्ट। सेल्स को क्या करोगे? सेल्स को वाउच करोगे, वाउचर देखोगे, सेल्स के इनवॉइस चेक करोगे। सेल्स एक एविडेंस लोगे, सेल्स एविडेंस लोगे। कॉलेज एमए के लिए आया, सेल्स के लिए वाउचर आप समझने को शुरू, उसको हम क्या एविडेंस लेंगे? ओके, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस में क्या आएगा? एग्जांपल समझो, इंक्वायरी कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूं सारी चीजें सुनो, आराम से सुनो। हम इंक्वायरी कर सकते हैं, हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं, हम कंफर्मेशन कर सकते हैं, हम एनालिटिकल प्रोसीजर कर सकते हैं। नाम चाहिए? इंक्वायरी, कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, इंस्पेक्शन। इंक्वायरी, कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, इंस्पेक्शन। वापस चाहिए, रटा हुआ चाहिए, इंक्वायरी, कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, इंस्पेक्शन। ओके, इंक्वायरी वापस चाहिए, वापस इंक्वायरी, कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, इंस्पेक्शन। ICAI झंपे, ICAI हम लोग ऑब्जर्व की कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं, जाके चेक करेंगे इन्वेंट्री कैसी है। हम लोग री परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं, देखेंगे क्या है, और रीकैलकुलेशन भी कर सकते हैं। यानी भाई मैनेजमेंट ने डेप्रिसिएशन बोला है 10 करोड़ है, अब मैं वापस कैलकुलेशन करूंगा डेप्रिसिएशन बराबर 10 करोड़ है कि नहीं है,
ये सारी चीजें ये तो एक ही आंसर हुआ है, ऐसे कांड चीजें हैं जो अपन चैप्टर 3 में देखेंगे। तो इंक्वायरी करना, ओके, कंफर्मेशन करना, एनालिटिकल प्रोसीजर करना। अब आप क्वेश्चन पूछोगे सर एनालिटिकल प्रोसीजर क्या है, उसके लिए एक अलग से चैप्टर भी है, मैं डिस्कस करता हूं। लेकिन आपको समझ में आ गया, मैनेजमेंट के बाद जाके इंक्वायरी करोगे, मैनेजमेंट बताओ ऐसा है कि नहीं ऐसा है। इंस्पेक्शन करना, यानी वो इनवॉइस वाले इंस्पेक्ट करेंगे। कंफर्म करना, डेटर के साथ कंफर्मेशन करना, ओके। ऑब्जर्व करना, इन्वेंट्री काउंटिंग के टाइम पे ऑब्जर्व करना। रीपरफॉर्मेंस, मैनेजमेंट ने इन्वेंट्री काउंटिंग कर लिया, अपन भी जाके वापस काउंट करेंगे, भले उन्होंने कर लिया लेकिन मेरे को वापस काउंट करना है मेरे हिसाब से। रीपरफॉर्म, मैं वापस रीपरफॉर्म करूंगा। रीकैलकुलेशन करना, मैनेजमेंट ने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया है, मैं वापस करना चाहता हूं। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर, ओके, परफेक्ट। समझ में आ रहा है क्या? चैप्टर 3 समझ में आ रहा है? तो चैप्टर 3 ये टेक्निक्स कैसी होगी, इसके तरीके क्या होंगे। मैंने बहुत छोटे, इसमें चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। चैप्टर तो भाई एक पिद्दू सा पॉइंट बताया मैंने, पिद्दू सा पॉइंट, बट दिस इज समथिंग विच इज वेरी मार्वलस चैप्टर, माय फेवरेट चैप्टर। अगर मैं बोलूं तो मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर ये है। और इसके बाद वाला तोड़ फेवरेट चैप्टर इज बेसिकली, मेरे को बताओ, ये मैंने आपको बता दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 300 आइटम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 300 आइटम है, 300 आइटम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ओके। मेरे को बताओ 300 आइटम में से, 300 आइटम में से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 300 आइटम है, 300 आइटम में के 300 के 300 आइटम का ऑडिट करने का 100%, 300 के 300 आइटम का ऑडिट करने का 100%, 300 के 300 आइटम का ऑडिट करने का 100%। आंसर इज नो। किसका ऑडिट ज्यादा करना, किसका ऑडिट कम करना, 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 मेरे को बताओ। ये मैंने बताया हुआ है, पिछले लेक्चर में ही बताया मैंने, पिछले फर्स्ट लेक्चर में अपने क्लियर किया है। जिसमें ज्यादा रिस्क होगी, ओके, लाइक मटेरियल आइटम, परफेक्ट। पवन शर्मा जी, आपका आंसर तोड़ है मालिक, ओके। जिसमें रिस्क ज्यादा उसमें आइटम, उसमें ऑडिट ज्यादा करेंगे, जिसमें रिस्क कम है उसमें रिस्क ऑडिट कम करेंगे। सर हमको कैसे पता चलेगा रिस्क किसमें ज्यादा है, हमने क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू, यानी आप समझने की कोशिश करो। यहां पर आपको समझाया जाएगा रिस्क असेसमेंट कैसे किया जाता है, आपको इसमें पता किया जाएगा। इसमें ये समझ, सैंपल नहीं बेटा, सैंपलिंग गलत करोगे, सैंपलिंग गलत है। जिसमें रिस्क ज्यादा है, जिसमें रिस्क ज्यादा है, अब उसका ऑडिट ज्यादा करेंगे, जिसमें रिस्क कम है उसमें सैंपलिंग करेंगे अपन। जिसमें रिस्क ज्यादा है उसका ऑडिट 100% करेंगे, जिसमें रिस्क कम है उसमें सैंपलिंग करेंगे अपन। पर रिस्क कैसे एसेस करेंगे, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा ये 300 में से किसमें रिस्क ज्यादा है? डेटर में रिस्क है, क्रेडिटर में रिस्क है, बैंक स्टेटमेंट में रिस्क है, कैश में रिस्क है, ओके, सैलरीज में रिस्क है, सेल्स में रिस्क है, किसमें रिस्क है मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? सर उसके लिए चैप्टर 4 आपको पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर 4 आपको समझेगा कि रिस्क असेसमेंट कैसे किया जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं, ओके। मेरे को बताइए, गिव मी करेक्ट आंसर अगेन, आई विल बी वेटिंग फॉर करेक्ट आंसर मालिक, ओके, आई विल बी वेटिंग फॉर करेक्ट आंसर, ओके। अब मेरे को बताइए, अगर एक एम्प्लॉई, ओके, एक एम्प्लॉई कैडबरी की फैक्ट्री में काम करता है, कैडबरी की फैक्ट्री में काम करता है, ओके, और एक एम्प्लॉई, ओके, सिंटेक्स की टाकी, मालूम है टाकी, सिंटेक्स की टाकी जो पानी भरने के लिए काम आती है, सिंटेक्स की टाकी, कंट्रोल के ऊपर मत जाइए, अभी मैं डिस्कशन वो नहीं कर रहा हूं, ओके। सिंटेक्स की टाकी मालूम है आपको, सिंटेक्स की टाकी पानी भरने के लिए काम आती है मालिक, या मालूम है ना ये, ओके। तो मैं ये बोल रहा हूं, ओके सर, एक एम्प्लॉई कैडबरी की फैक्ट्री में काम कर रहा है और एक एम्प्लॉय सिंटेक्स की टाकी में काम कर रहा है, सिंटेक्स की टाकी वाली फैक्ट्री में काम कर रहा है। किसमें इन्वेंट्री चुराना बहुत आसान होगा, किसमें इन्वेंट्री चोरी करना आसान होगा, किसमें इन्वेंट्री चोरी करना आसान होगा मालिक? परफेक्ट, बहुत जन का आंसर आया कैडबरी, ओके। यानी तीन एक सेकंड, कैडबरी के इसमें आसान, यानी एग्जांपल समझो, ओके। मेरा मतलब एक बेटा है, उसका एम्प्लॉय, उसका बापू काम कर रहा है कैडबरी में। अगर बेटे ने बोला रात को बापू कैडबरी लेके आना, ओके, बापू कैडबरी डालना आसान होगा और वो जाके जाएगा, लेके जाएगा। बीवी ने सुबह बोला अरे पतिदेव सिंटेक्स की टाकी लेके आना, तेरे को क्या लगता है वो ऐसा एम्प्लॉय टाकी उठा के निकाल सकता है वो कंपनी से बाहर? ओके, आसान होगा, ये कॉन्सेप्ट है। अब मेरे को बताओ किधर रिस्क ज्यादा है, इन्वेंट्री में रिस्क, कौन सी कंपनी में इन्वेंट्री में रिस्क ज्यादा है, कौन सी कंपनी में इन्वेंट्री में रिस्क ज्यादा है, कौन सी कंपनी में इन्वेंट्री में तुम ज्यादा ध्यान दोगे, कौन सी कंपनी में इन्वेंट्री में ज्यादा ध्यान दोगे? आई डू थिंक तुमको झेप रहा है कि चैप्टर 4 तुम्हें क्या समझाने वाला है। आई डू थिंक तुमको एक एग्जाम्पल से समझा होगा, हाँ भाई अच्छा ऐसे वे से अपन पता करेंगे रिस्क,
यही तो तरीका है। कैडबरी की फैक्ट्री में रिस्क ज्यादा है तो हम कैडबरी में इन्वेंट्री में ज्यादा ध्यान देंगे, लेकिन सिंटेक्स की टाकी में इन्वेंट्री में ज्यादा दिमाग फोड़ी नहीं करेंगे। भारत माता की जय। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ में आया। यही चीज, ये एक तरीका है। आई एम नॉट टेलिंग कंप्लीटली, बट दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। चैप्टर 4 विल एक्सप्लेन यू, हेल्प यू लाइक दिस। तो मेरे ख्याल से चैप्टर 4 क्लियर है मालिक। मैं आपको बता रहा हूं 101%। मां कसम स्क्वायर, मां कसम रेस टू क्यूब, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 आपका कांड है। अगर ये दोनों चैप्टर आपके खत्म हो गए तो मैं बता रहा हूं स्टैंडर्ड का मेजर पोर्शन आपके ये दो पार्ट में से कवर हो जाता है, और इसमें से 100% आपको 12 से 15 मार्क मिनिमम है। ये दोनों चैप्टर मिला के, ये दोनों चैप्टर मिला के, यानी आप समझ लीजिए 15% सिर्फ ये दो चैप्टर मिला के मालिक। ओके 15%। तो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड, दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। तो दिस चैप्टर, दिस बोथ चैप्टर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, ओके, फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चैप्टर 5 फ्रॉड। अगेन स्टैंडर्ड में आप देखिए, मैं कैटेगरी क्या है, मैं कैटेगरी फ्रॉड स्टैंडर्ड यूज कर रहा हूं, तो फ्रॉड इसमें आता है। तो फ्रॉड अगर आपको मिलता है, कंपनी में जाते हो और उधर मालूम पड़ता है इधर फ्रॉड हो रहा है कंपनी में, भारत माता की जय, इधर फ्रॉड हो रहा है कंपनी में, तो सर मैंने क्या करना, मेरे प्रोसीजर क्या होने चाहिए, ये डिस्कस, ये स्टैंडर्ड में किया जाएगा। ऐसे 240 करके है। ओके, तो ये एक ही चैप्टर, ये एक चैप्टर में एक ही स्टैंडर्ड कवर है। तो यहां पर चैप्टर 5 में एक ही स्टैंडर्ड है। एक क्वेश्चन कंफर्म है चैप्टर 5 से। सर चैप्टर 6 स्टैंडर्ड का नहीं है। चैप्टर 6 को अपन अदर्स में डालेंगे मालिक। और जो EIS पढ़ रहा है उसको ये चैप्टर 6 आसानी से समझ में आना चाहिए, या जो चैप्टर 6 पढ़ेगा उसमें उसको EIS के कुछ कॉन्सेप्ट आसानी से बढ़ जाने चाहिए, बिकॉज चैप्टर 6 इज ऑटोमेटेड एनवायरमेंट ऑडिट। Automated environment audit. I do think everybody sitting here will agree that almost every organization has shifted their manual systems into automated systems. In case of automated systems, how should we audit? Now, एक जन ने, किसी ने क्वेश्चन पूछा था, I forgot that name. एक जन ने, किसी ने क्वेश्चन पूछा था, I forgot its name. उसने बोला था सर रिलायबिलिटी के लिए वाला सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट से बता रहा था ना, तो रिलायबिलिटी के लिए अगर ERP यूज किया तो क्या रिलायबल होगा क्या? यानी अपने को इंफॉर्मेशन ERP से निकल रही है, अगर ERP सॉफ्टवेयर है कंपनी में और उसमें से इंफॉर्मेशन निकल रही है, क्या वो रिलायबल होगा क्या? मेरे बेटे, मेरे पंटर, तू ये समझ प्लीज, ये पॉइंट समझो सब लोग। ओके, एग्जाम्पल आप समझने को करो, सॉफ्टवेयर पे कंट्रोल होने जरूरी है। अगर सॉफ्टवेयर पे कंट्रोल तोड़ है तो उसमें से जो इंफॉर्मेशन आई है उस पर रिलाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल, सॉफ्टवेयर पे अनऑथराइज एक्सेस होने की चांसेस बहुत कम है। सॉफ्टवेयर पे अनऑथराइज एक्सेस नहीं होते हैं। सॉफ्टवेयर में मॉडिफिकेशन कोई नहीं करता है, अनऑथराइजली कोई नहीं करता है। सॉफ्टवेयर का जो एक्सेस है वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड रखा हुआ है, तो हम सॉफ्टवेयर पे रिलाई कर सकते हैं और उसकी रिपोर्ट पे रिलाई कर सकते हैं। लेकिन अपने को मालूम है कोई भी आके सॉफ्टवेयर को ले, मां कसम, जो आ रहा है एक्सेस कर रहा है, कोई कंट्रोल नहीं है, जो मॉडिफाई कर रहा है, किसके कंप्यूटर पे कौन सा वर्जन चल रहा है, किसके कंप्यूटर पे कौन सा वर्जन चल रहा है, मां कसम कांड है। तो अब मेरे को बताओ, इस पे जो सिस्टम रिपोर्ट देगा उस पर रिलाई करना आसान होगा, ईजी होगा, करेक्ट होगा? आंसर इज नो। चैप्टर 6 आपको ये समझाएगा, पर ये स्टैंडर्ड रिलेटेड नहीं है, ये स्टैंडर्ड में कवर नहीं है, ये आपको अलग से चैप्टर है आपके सिलेबस का। लेकिन मैं आपको समझा दूं, ये चैप्टर आपको EIS में मदद करेगा, और ये EIS पढ़ोगे तो EIS का कॉन्सेप्ट इसमें मदद करेगा मालिक। इजी चैप्टर है ये। चैप्टर कब करते हैं अपन? ये चैप्टर जिस दिन बोर हो गया, जिस दिन मेरे को लगा आज मेरे को पढ़ाने का मूड नहीं है मतलब यार एकदम बोर है, उस दिन अपन ये चैप्टर में घुसते हैं, क्योंकि ये चैप्टर में और कुछ नहीं, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है और आराम से हो जाता है मालिक। अरे वाउचिंग वेरिफिकेशन नेसेसरी है ही। वाउचिंग वेरिफिकेशन नेसेसरी कौन नहीं बोला? मैंने थोड़ा ना बोला वाउच नहीं करेंगे, वेरीफाई नहीं करेंगे। मैंने बोला सॉफ्टवेयर से जो इंफॉर्मेशन आएगी उस पर रिलाई कर लेंगे। अगर एक सॉफ्टवेयर ने, एग्जांपल बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन आया, मैं उसके लिए वो इट इज वर्थ डिस्कसिंग। पवन ने क्वेश्चन पूछा, तो इसका मतलब वाउचिंग वेरिफिकेशन नहीं करेंगे अगर सॉफ्टवेयर का रिलाई कर लिया तो? कौन बोला? मैंने बोला सॉफ्टवेयर पे अगर रिलाई किया तो उस पे से जो इंफॉर्मेशन आ रही है उस पर रिलाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आपने सबने एडमिशन लिया मेरा ऑनलाइन, वो मेरे सॉफ्टवेयर में है। अब मेरा सीए आता है ऑडिट करने, अब वो मेरा सीए क्या देखेगा? क्या सॉफ्टवेयर रिलायबल है? अगर सॉफ्टवेयर रिलायबल है तो वो सेल्स इनवॉइस चेक कर सकता है, फिर वो वाउच करेगा और वो रिलाई, वाउचिंग तो करना ही है, वही तो ऑडिट है। लेकिन वाउच करना किस, इस पे रिलाई करके कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इसके लिए हम लोग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को डिस्कशन में लाते हैं। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है, ये पॉइंट समझ में आया सब लोग? ओके, तो आप ये ध्यान में रखना, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट अपन एक दिन लेंगे, एक दिन का लेक्चर है, ओके, वो उस दिन ही खत्म करेंगे। तो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट ज्यादा हेडेक नहीं है, 10 पेज का चैप्टर है और 10 पेज बहुत आराम से बेसिक कॉन्सेप्ट हैं।
2 घंटे, सवा 2 घंटे, एक दिन लेक्चर उस दिन ज्यादा रहेंगे मालिक, उस दिन अपन थोड़ा सा ज्यादा लेंगे जिस दिन अपन चैप्टर 6 करेंगे मालिक। तो चैप्टर 6 एक दिन का लेक्चर का काम है। इसके बाद आपके लिए आता है वापस स्टैंडर्ड की सीरीज चालू होती है, वो है चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8। बहुत जन ने नाम यूज किया था बीच में, सैंपलिंग, आंसर इज यस। स्टैंडर्ड 530 आपको बताएगा कि सैंपलिंग कैसे करना है, टेक्निक कैसे यूज करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सैंपलिंग का कॉन्सेप्ट रहेगा मालिक। और सैंपलिंग के साथ में आपको और एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर ये भी स्टैंडर्ड है, एक है 520, एक है 530। ओके, एनालिटिकल प्रोसीजर 520 स्टैंडर्ड है और सैंपलिंग 530 स्टैंडर्ड है। सैंपलिंग तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा, 10 आइटम है, 10 में से 5 सिलेक्ट करने और 5 रिप्रेजेंट करेगा 10 को, 5 रिप्रेजेंट करेगा 10 को। नाउ ये सैंपलिंग के ऊपर ज्यादा मैं पंचायती डिस्कशन नहीं करता क्योंकि सैंपलिंग डायरेक्टली स्टैंडर्ड है। ओके, सैंपलिंग डायरेक्टली स्टैंडर्ड है, लेकिन इजी चैप्टर है। वापस अपने लिए सैंपलिंग एक लेक्चर का मैं बता रहा हूं, चैप्टर 6, 7, 8 ये ऑलमोस्ट अपन 3 लेक्चर में खत्म करेंगे। ये 3 लेक्चर बहुत, ये 3 चैप्टर सबसे छोटे छोटे हैं, 8 पेज, 10 पेज, 8 पेज, ये लॉजिक के चैप्टर है। और ये चैप्टर एकदम फ्लुएंट वाले चैप्टर है। पर याद रखना, चैप्टर 7, चैप्टर 8 जब तक अपना चैप्टर 3 और 4 खत्म नहीं होता ना, तब तक करना मुश्किल है। तो चैप्टर 7, 8 अपन लेटर ऑन करेंगे। ओके, पर चैप्टर 6 अपन कभी भी कर सकते हैं, ऐसा सीन है। तो सीन ऐसा हो मालिक। ओके, एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है, किसी ने क्वेरी पूछी हो, ओके, किसी ने बीच में पूछा था सर एनालिटिकल प्रोसीजर होता क्या है, तो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, स्क्रीन पे देखिए, मेरे को आप बताइए। ओके सर, 7th स्टैंडर्ड में मुझे 66% मिले, 8th स्टैंडर्ड में मुझे 68% मिले, 9th स्टैंडर्ड में मुझे 68% मिले। तो मुझे बताएगा 10th में मुझे कितने मिलने की संभावना है? एनीबडी हु कैन हेल्प मी आउट? $65 to $70। हर्ष ने बहुत अच्छे से आंसर दिया हुआ है। ईशा यू आर गोइंग विथ 1 फिगर, पवन इज गोइंग विथ 1 फिगर, सुमित इज गिविंग एन रेंज अगेन, बट सुमित रेंज इज एक्सेसिव रेंज, ठीक है। महानता इज गिविंग सम रेंज। हर्ष मतलब हर्ष चोपड़ा जी, आप कुछ एक फिगर पे देखो, एक फिगर लाना बहुत मुश्किल होगा। आप कभी भी 10th में इतना मिलेगा ऐसा नहीं बोलोगे, एक रेंज बताओगे मेरे ख्याल से। ओके, सब लोग एग्री करेंगे एक रेंज क्या होगा। ओके, प्रोबेबली ओके यू में से अमित आदर यू कैन अचीव फ्रॉम 65 to 70 एनीथिंग, और रेंज थोड़ा बढ़ाओगे तो इट डिपेंड ऑन यू, बट रेंज डिफाइन करोगे। ओके, रेंज डिफाइन करोगे, पॉइंट समझने की कोशिश करो। व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन इज, ओके, ये बेसिस पे आपने एक्सपेक्टेशन तैयार किया, ये बेसिस पे आपने एक्सपेक्टेशन तैयार किया, देन यू कंपेयर विथ माय एक्चुअल और पूछते हो अमित तातेड़ आपको कितना मिला। अब देखो मैं 3 ऑप्शन देता हूं, मैं बोलूंगा मेरे को 68 मिला, अब सेटिस्फाइड हो, अच्छा ठीक है अमित तातेड़ कोई टेंशन नहीं है। मैं बोल रहा हूं मेरे को 35 मिला, ओके, तुम्हारा पहला सवाल होगा, अरे क्या मजाक कर रहा है अमित तातेड़, डेंगू वेंगू हो गया था क्या तेरे को, अरे क्या मजाक कर रहा है, 65 to 70 था, 35 डेंगू वेंगू हो गया क्या, ये क्वेश्चन सवाल हो सकता है। और दूसरा ये है, मैं बोलूंगा मेरे को 97% मिला, और अमित तातेड़ कौन से क्लास में ज्वाइन किया था, कहां से मिला, क्या सेटिंग की, ये सब होगा। मेरे को बताओ तुमने क्वेश्चन कब रेस किया, तुमने क्वेश्चन कब रेंज किया, रेस किया, तुमने अपनी वॉइस कब रेस की, जब आपको अनयूजुअल रिलेशनशिप मिला। एनालिटिकल प्रोसीजर यही होता है। एनालिटिकल प्रोसीजर मतलब क्या, क्रिएट एक्सपेक्टेशन। आप अपने एंड से, ऑडिटर एज अपने एंड से एक्सपेक्टेशन बनाता है, ओके, और उसको एक्चुअल से कंपेयर करता है। अगर डिफरेंस अनयूजुअल लगता है, मटेरियल अगर डिफरेंस अनयूजुअल लगता है, फिर वो मैनेजमेंट से इंक्वायर करेगा इतना बड़ा क्यों है ये आइटम। यानी इसको एग्जांपल वाइज मैं ऐसे बताऊं, तो रेंट है, आप अमित तातेड़ का रेंट लो, ओके, पहले साल में 1.5 लाख का रेंट था, ओके, दूसरे साल में 2 लाख का रेंट हुआ, तीसरे साल में 2.5 लाख का रेंट हुआ। अब आपको इस साल का ऑडिट करने आए हो, तो आपने बोला अमित तातेड़ मेरे हिसाब से रेंट आपका कहीं ना कहीं 2,80,000 से लेकर 3,25,000 तक होना चाहिए। अब मैंने बोला ओके, अब आप मुझसे पूछोगे अमित तातेड़ रेंट कितना है, तो मैंने बताया मालिक रेंट मेरा है 3 लाख रुपए। अब आपको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आपको रेंज में आ गया, आपको कोई टेंशन नहीं। तो इसमें आप इंक्वायर नहीं करोगे क्योंकि आपको कुछ गलत लग ही नहीं रहा है। एनालिटिकल प्रोसीजर करने का तरीका आपको कुछ गलत लग ही नहीं रहा मालिक।
मालिक कर समझ में आया? ओके, गलत लग ही नहीं रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूं नहीं नहीं भाई 5 लाख रुपया हो गया, अरे अमित तो पैसे किधर गए भाई, पैसे किधर गए, ये पॉइंट रहेगा। तो आप इंक्वायर करोगे, तो व्हाट इज एन एनालिटिकल प्रोसीजर? यू क्रिएट एन एक्सपेक्टेशन, यू कंपेयर विद एक्चुअल, इफ डिफरेंस इज अनयूजुअल यू इंक्वायर. You inquire with management, what is the reason behind it, tell me, and that get satisfied and then obtain reasonable assurance. This is how the structure work comes. And ये हो गया चैप्टर 8 आपके लिए. मेरे ख्याल से आपको सबको समझ में आया मैंने एग्जांपल क्या दिए, आपको सबको समझ में आया एग्जांपल क्या दिया मैंने, और एग्जांपल से आपको लॉजिक समझ में बैठ गया होगा मालिक. मालिक समझ में आया पक्का? गिव मी ए क्विक थम्स अप. यस यस मालिक पक्का, ठीक है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि ये मैं क्यों इतना एग्जांपल के लिए पीछे पड़ा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, इतना क्यों एम्फेसाइज करता हूं सर. स्टार्टिंग में एनालिटिकल प्रोसीजर अपना आने वाला है ऑलमोस्ट, मतलब मैं आपको बताऊं एक 20 दिन 25 दिन के रेंज में, 20-25 डेज के रेंज में आएगा एनालिटिकल प्रोसीजर. लेकिन एनालिटिकल प्रोसीजर का डिस्कशन बार बार आएगा मालिक. तो अगर एनालिटिकल प्रोसीजर का कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आएगा, ओके, तो मालिक मेरे मतलब आप समझे, तो कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, जिसकी वजह से अपना चैप्टर का स्ट्रक्चर मालूम पड़ गया. तो अभी 8 चैप्टर हो गए सर. 9वां चैप्टर पंचायती चैप्टर है, एकदम बकवास चैप्टर है. चैप्टर 9 एकदम बकवास, मतलब मेरे को सबसे बोर होता है. और ये चैप्टर अगर आप मेरे को पूछोगे सर पूरे सिलेबस में से आप कौन से चैप्टर को थोड़ा सा उड़ा देते हो, ये 9th चैप्टर है जिसको मैं उड़ा देता हूं. मतलब मैं ज्यादा हेडेक नहीं करता, ये चैप्टर में मैं सिर्फ रीड करता हूं, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, क्योंकि ये है ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सर उड़ा देते हो मतलब क्या पढ़ाते नहीं? पढ़ाता है रे मालिक, लेकिन इसमें क्या पढ़ाने का? एग्जांपल यहां पर तेरे को क्या है, यहां पर सब कुछ पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम लिए, परचेज में क्या क्या चेक करेगा, सेल्स में क्या क्या चेक करेगा, डेटर्स में क्या क्या चेक करेगा, क्रेडिटर्स में क्या क्या चेक करेगा. दिस इज नथिंग बट वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन. अब उसके अंदर क्या बटा, मतलब कॉन्सेप्ट तो मेरा अरे देखो, जो ऑडिट करना है वो तो आप स्टैंडर्ड में कर ही रहे हो ना, तो सारा चीज पढ़ा के इधर हो जाता है मालिक. ये अलग से एक वाउचिंग वेरिफिकेशन का कॉन्सेप्ट चलता है, ओके, जो अलग से, जो ऑल टुगेदर इसी का सबका कंबाइंड है. इसी का कंबाइंड है मालिक, इसी का कंबाइंड है, बस ये अलग से चल रहा है. तो ये एक चैप्टर है जो सबसे लास्ट में रखूंगा, तो सबसे लास्ट वाला चैप्टर होगा चैप्टर 9, जिसके अंदर अगेन आई एम वेरी क्लियर, ये एक चैप्टर है जिसमें आपको वल्नरेबिलिटी मेरे एंड से मिलेगी, ओके, जिसमें मैं एकदम क्लियर हूं. सर वल्नरेबिलिटी क्या है? वल्नरेबिलिटी ये है कि इसमें मैं ज्यादा पंचायती नहीं करूंगा. हाँ, आपको कुछ प्रॉब्लम आया तो ये यहां पर मैं मैक्सिमम आपको रीडिंग करने बोलूंगा, ओके, आपको मैं बता दूंगा ये पॉइंट में, ब्रीफ पॉइंट ये है, लेकिन आपने इसको रीड करना है. तो इन शॉर्ट चैप्टर 9 विल बी मोर ऑफ बुक, टेक्स्ट बुक रीडिंग, रेदर देन आई विल बी डिस्कसिंग हियर एंड देयर. तो एक चैप्टर 9 वैसा रहेगा. लेकिन तो सर क्या इसका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है? आया तो भी वो सॉल्व होता है, मैं बताता ना उसका. चैप्टर 9 तक आने तक मैं आपको बताता हूं कैसे सॉल्व हो सकता है, उसका तरीका अपने पास है. पर ये चैप्टर वाइज जो मॉड्यूल से जाना है ना, वो एक पॉइंट रहता है डिस्कशन का. तो इसका मतलब चैप्टर 9 अपने को आएगा नहीं ऐसा मैंने बोला ही नहीं. मैंने बोला चैप्टर 9 अपने को पढ़ने का तरीका थोड़ा चेंज होगा. आपको जो पूरा 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 ये जो बोलते हैं ना, उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा अलग से होगा मालिक. तो चैप्टर 9 वैसा है मालिक, मेरे ख्याल से मालिक क्लियर. तो चैप्टर 9 का कॉन्सेप्ट ये रहेगा. चैप्टर 10 आया अपना सबसे बाप चैप्टर, एंड दैट इज कंपनी ऑडिट, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट. अगर मैं सेक्शंस की बात करूं तो 139 सेक्शन, मतलब उसके बाद के सेक्शन से जहां पर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है, ऑडिटर कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता है, ऑडिटर के डिस्क्वालिफिकेशंस क्या है, ऑडिटर के पावर्स क्या है, ऑडिटर के ड्यूटीज क्या है, ऑडिटर ने अपना काम सही तरह से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सारा स्ट्रक्चर होगा मालिक. उसने क्या काम करना चाहिए, 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 ये मैं बता चुका हूं सर. कहां पर? स्टैंडर्ड्स में. अरे मालिक ऑडिटर क्या करने वाला है? स्टैंडर्ड ही तो करने वाला है, वो अपन पढ़ चुके हैं. तो सर ये चैप्टर क्या है? ये चैप्टर में ऑडिटर कैसा होना चाहिए, उसका उसके रिलेटिव्स का शेयर होल्डिंग नहीं होना चाहिए, मतलब सब चीज ये ऑडिटर के रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है. तो मोर ऑफ चैप्टर 10 इज मोर ऑफ ऑडिटर के डेफिनेशंस एंड अदर थिंग. चैप्टर 11 इज अबाउट ऑडिट रिपोर्ट.
चैप्टर 11 इज अबाउट ऑडिट रिपोर्ट। सर कंपनी ऑडिट समझ में आ गया, कंपनी ऑडिट मतलब कंपनी रिक्वायरमेंट, लेकिन इसके अंदर सिलेबस क्या होगा, ऑडिटर कैसा होना चाहिए, ऑडिटर के डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, ऑडिटर के पावर्स क्या है, ऑडिटर की ड्यूटीज क्या है, ऑडिटर कौन से ईजीएम में अपॉइंट किया जाएगा, उसका अपॉइंटमेंट मैकेनिज्म क्या होगा, उसका रिमूवल मैकेनिज्म क्या होगा, उसको निकाला जा सकता है क्या, उसको निकालना है तो प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसीजर पढ़ेंगे अपन कंपनी ऑडिट का। ओके ये प्रोसीजर पढ़ेंगे मालिक अपन, परफेक्ट, ये प्रोसीजर पढ़ेंगे अपन मालिक, एवरीडे क्लियर। ये होने के बाद अपने पास और एक है ऑडिट रिपोर्ट। सर अब अपनी ऑडिट रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए, ये डिस्कशन आता है ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर में। ओके मैं आपको बता दूं, जैसे ही मेरा चैप्टर 1 खत्म होगा, उसके बाद मैं सीधा चैप्टर 11 ही करने वाला हूं। तो अपना सीक्वेंस क्या होगा, चैप्टर 1 होने के बाद चैप्टर 11 है। सर पहले आपको यह समझना है मेरा और क्लाइंट का इंगेजमेंट हो जाए, मतलब ओके एग्रीमेंट हो जाए, इंगेजमेंट मतलब इंगेजमेंट हो जाए वैसा नहीं, इंगेजमेंट हो गया, इंगेजमेंट का अभी तक भुगतान कर रहा मैं। ओके कौन सी घड़ी थी वो जब मैंने ये सोचा कि जिंदगी सवर जाएगी। ओके जिंदगी तो मां कसम 2 अंगूठियों में फंस के रह गई। ओके दोनों अंगूठियां मैं ही पहन रहा हूं। ओके ये इंगेजमेंट रिंग उसकी, ये इंगेजमेंट रिंग मेरी, हैप्पी इंगेजमेंट। ओके मालिक 5 जोकता, ये अभी अंगूठी बनाई है, कोई इंगेजमेंट अंगूठी नहीं है, इंगेजमेंट अंगूठी मेरे हाथ में जाएगी भी नहीं। ये सूट भी मतलब मां कसम ये कोविड होने की वजह से मेरे को आ रहा है, नहीं तो जोधपुरी मेरे को आने बंद हो गए थे, सूट आते खाली जोधपुरी। तो मतलब जोधपुरी अगर देखोगे ये वाला है ना, कोविड होने के बाद, पिछले साल के कोविड में इतना फैल गया कि इस साल के कोविड ने उसको कम कर दिया। तो लास्ट ईयर कोविड एंश्योर मैं फट जाऊं, ओके, और दिस ईयर कोविड एंश्योर मैं पतला हो जाऊं। तो ये साल में ये काम हो गया मालिक, तो ये साल में दिस ईयर कोविड ये किया। तो मालिक ऑडिट रिपोर्ट बहुत जरूरी है। मैं जब क्लाइंट का एग्रीमेंट समझ लूंगा कि भाई क्लाइंट को ये ऑडिट करवाना है, फिर मुझे समझना जरूरी कि रिपोर्ट में क्या क्या आना चाहिए। जब मुझे समझेगा रिपोर्ट में क्या क्या आना चाहिए, तब मुझे बाकी चैप्टर के लॉजिक बैठेंगे। अच्छा वो रिपोर्ट में आना चाहिए इसलिए मैं ये कर रहा हूं, वो रिपोर्ट में आना चाहिए इसलिए मैं ये कर रहा हूं, वो रिपोर्ट में आना चाहिए इसलिए ये कर रहा हूं, वो रिपोर्ट में आना चाहिए इसलिए मैं ये कर रहा हूं। आप समझे मालिक, डिड यू अंडरस्टूड? ओके मालिक समझने की कोशिश करो मैं क्या समझा रहा हूं। पहले अपन मेरे और क्लाइंट के बीच का एग्रीमेंट देख लेंगे, और उसके बाद देखेंगे रिपोर्ट में क्या चाहिए, तब जाके अपन ये दोनों के मिक्सचर का जो बीच का काम है ना, अच्छा रिपोर्ट में ये चाहिए और एग्रीमेंट से ये मिला, इट इज नथिंग बट इनपुट एंड आउटपुट मुझे पता है, तो बीच का प्रोसेसिंग क्या करना है वो बैठते जाएगा। ओके अब मेरे को मालूम है इनपुट क्या है आउटपुट क्या है, यानी आपको मालूम है यार 1000 प्लस माइनस करना है और उसके बाद मेरे को 1200 पे लाना है, तो मेरे को मालूम है ये दोनों प्लस माइनस करते वक्त 200 कैसे लाना है, ये लॉजिक होता है इसके अंदर। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर। ओके और जो भी वीडियो भेजता हो, दिनेश अग्रवाल जी, मुकुल गर्ग जी, जो भी ओके, और उसके ऊपर पहले जो भी नाम थे, ओके अगर किसी ने भी मनाली मैडम का पॉइंट या टैग वैग किया, मां कसम बोल रहा हूं तेरा टैग निकलने में टाइम नहीं लगेगा। दर्द को सिर्फ अपने तक सीमित रखो, दर्द को शेयर मत करो। ओके दूसरों मतलब जिनकी वजह से ये पॉइंट है। ओके मालिक चैप्टर 12, चैप्टर 11 के बाद चैप्टर 12। ओके ज्यादा चैप्टर है भाई कंपेयर टू दिस, आराम से। लेकिन आपको बताया ना मैं, अब चैप्टर नंबर से डरो मत, मैं आपको बता रहा हूं, लिटरली बता रहा हूं। देखो चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, ओके एक एक लेक्चर 1.5 लेक्चर के काम है। 4 लेक्चर के अंदर 4 चैप्टर तो तुम्हारे वैसे ही खत्म हो जाएंगे। तुम्हारे मेन चैप्टर कौन से मैं बता रहा हूं, 3 और 4, ये 2 मेन चैप्टर है, और एक कंपनी ऑडिट, बाकी तो ज्यादा हेडेक नहीं रहे। उसके बाद आता है चैप्टर 12। सर चैप्टर 12 में ऑडिट ऑफ बैंक्स, बैंक ऑडिट, एमसीक्यू के लिए बहुत फेमस, एमसीक्यू के लिए बहुत फेमस चैप्टर, एमसीक्यू के लिए बहुत फेमस चैप्टर, दैट इज नथिंग बट ए बैंक ऑडिट का कॉन्सेप्ट। ये बैंक ऑडिट है और ऑडिट ऑफ बैंक, ये पहले सीए फाइनल में था, आज भी सीए फाइनल में है, और इन्होंने इंटर में भी डाल दिया। ये पुराने आईपीसी सिलेबस में नहीं था बैंक ऑडिट, ओके तुम्हारे सिलेबस में बैंक ऑडिट आया है। ओके तो मालिक बैंक ऑडिट सीए फाइनल, यानी आपको बता दूं आज जो ये चैप्टर पढ़ेगा, बैंक ऑडिट का चैप्टर पढ़ेगा, सीए फाइनल में जाने के बाद एक चैप्टर उसका ऑलमोस्ट आधे के ऊपर हो चुका होगा। ओके आधे के ऊपर हो चुका होगा, पूरा नहीं होगा, सीए फाइनल में थोड़ा सा ज्यादा है, सीए फाइनल है वो, तो आधे के ऊपर हो चुका होगा। ओके तो नेवरदलेस चैप्टर 12 बैंक ऑडिट। सर इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में अपन ये पढ़ेंगे कि बैंकिंग की ऑडिटर की रिक्वायरमेंट क्या है, और इसमें स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑडिट कैसे करेगा, ये पढ़ चुके हैं। वापस मैं बता रहा हूं, जो कंपनी ऑडिट में बोला वही बड़बड़ है इधर भी, अरे पढ़ चुके ऑडिट कैसे करते हैं। तो सर इधर क्या करना है, इधर और एक्स्ट्रा क्या करना होगा,
ये जो सब एप्लीकेबल है नहीं, ये कंपनी में ठीक है, लेकिन आपको मालूम होगा बैंक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और बैंक में ना वो बैंक के कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा है, बैंक के कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट कंप्लायंसेस और ज्यादा क्या करना होगा चैप्टर 12 में मिलेगा। यानी एग्जांपल बोल रहा हूं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए क्या करना होगा चैप्टर 12 में मिलेगा। अब ये यहां पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होगा, तो ये चैप्टर 12 का कॉन्सेप्ट है। एंड चैप्टर 13 इज अगेन पंचायती चैप्टर, एंड अगेन ए गुड चैप्टर ऑल्सो, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज। सर इसका मतलब कौन सा है? एग्जांपल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ओके, सिनेमा, क्लब, होटल, ये सब के एक एक पॉइंट है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी का और गवर्नमेंट ऑडिट का। गवर्नमेंट ऑडिट और कोऑपरेटिव सोसाइटी तो दो चीजों के बारे में बहुत अच्छे से समझना जरूरी है आपको, बाकी सब पंचायती है, बाकी सब फिकोलॉजी में भी जा सकता है आपका। मतलब अगर नहीं भी पढ़ा ना आपने, मतलब भाई अपन पढ़ेंगे उसके बाद नहीं भी पढ़ा आपने तो कोई इशू नहीं है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी, ओके, गवर्नमेंट ऑडिट, पीएससी ऑडिट जो बोलते हैं अपन, वो सारा आपने पढ़ना जरूरी है। तो चैप्टर 13, और इस तरह से आपने पूरा सिलेबस खत्म होता है। ओके, ये सिलेबस खत्म होता है। अब पॉइंट ये है सर, ये चैप्टर खत्म हो जाते हैं मालिक, ओके, ये चैप्टर खत्म हो जाते हैं, लेकिन ओके मालिक ये चैप्टर खत्म हो जाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी, मतलब ये चैप्टर में स्टैंडर्ड जो कवर है वो है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ स्टैंडर्ड है जो चैप्टर में नहीं है। ओके, कुछ स्टैंडर्ड है जो चैप्टर में नहीं है, जैसे कुछ डिस्कशन करूंगा मैं बाद में, ओके, वो चैप्टर में नहीं है, तो वो एक चैप्टर 12 अलग से है, ऑडिट स्टैंडर्ड्स, यानी द स्टैंडर्ड्स विच आर नॉट कवर्ड इन ऊपर वाले चैप्टर्स, द स्टैंडर्ड्स विच आर नॉट कवर्ड इन ऊपर वाले चैप्टर विल बी कवर्ड इन बैलेंस चैप्टर विच आर एप्लीकेबल इन आईपीसीसी। आईपीसी मतलब इंटरमीडिएट। मालिक क्लियर? ये हो गया तुम्हारा चैप्टर 12, चैप्टर 12 नहीं, सॉरी गलत हो गया, चैप्टर 12 नहीं मालिक, चैप्टर 14। और एक लास्ट चैप्टर आपको दिया हुआ है जिसके अंदर एमसीक्यूज कवर किए हुए हैं, क्वेश्चन बैंक कवर किया जो आपके मॉड्यूल का है। तो क्वेश्चन बैंक मैंने एमसीक्यू और क्वेश्चन आंसर, तो उससे अच्छा एमसीक्यू कवर किए हैं। अब इसके इंटीग्रेटेड एमसीक्यूज एंड अदर थिंग विल बी गिवन थ्रू ए सॉफ्ट कॉपी, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसके वीडियोस अपन अलग से बनाएंगे। और दूसरा आपको एक इसका समराइज वर्जन, यानी जो चार्ट मैं रिवीजन बुक बोलता हूँ। देखो कैसा होता है मालिक, एक चीज ध्यान रखो, हर आइटम में मैं चीजें बदलते रहता हूँ। रीजन सिंपल है, क्योंकि उसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ कंटेंट पिक्चर में आता है। जैसे पिछली बार मैंने चार्ट फॉर्म में कंटेंट बनाया, EISSM ले लो या जो भी ले लो, वो मैंने चार्ट्स बनाए थे। इस अटेम्प्ट में चार्ट की जगह मैंने एक समराइज बुक बना रहा हूँ, यानी अप्रोक्सीमेटली पूरा ऑडिट, जैसे मैंने आपको बताया 50, 60, 60, 70 पेजेस में काम खत्म हो जाना चाहिए। पूरा EIS ओके वो 180 पेजेस में खत्म हो जाना चाहिए। पूरा SM ओके 40 पेज में खत्म होना चाहिए, यानी 101 पेज में मन रिवाइज करके खत्म हो जाना चाहिए। चार्ट में क्या होता है, चार्ट अभी इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से चार्ट का क्या होगा, तो मैं आपको ये शीट तो शेयर कर ही रहा हूं ना जिसमें चार्ट बन रहे हैं। अब ऐसे जो चार्ट बनाए मैंने, ये चैप्टर की भी चार्ट तो ऐसे ही बनने वाले हैं, ये तो मैं आपके साथ शेयर कर ही रहा हूं मालिक। तो शीट तो शेयर हो रही है, तो चार्ट पढ़ना है तो शीट के हिसाब से आप चार्ट जैसे बना सकते हो, मतलब जो आप मैन्युअली बनाओगे ओके, ये करोगे। और उसके अलावा थियोरेटिकली पढ़ने के लिए, फटाफट कंटेंट के लिए अपन बुक हो जाती है। इस तरह से अपन ने काम करना चाहिए मालिक। मालिक मेरे ख्याल से समझ में आया। लॉ में सिलेबस में सेक्शंस के चीजें, सेक्शन की चीजें अलग है। यहां पर लॉ में ऐसे कुछ कुछ सेक्शंस है जो लॉ में है लेकिन इधर नहीं है, ओके, और ऐसे कुछ कुछ सेक्शंस है जो इधर है वो लॉ में नहीं है। यहां पर ऑडिट के पर्सपेक्टिव से आपको मिलेगा, जो चैप्टर आपका ग्रुप 1 का लॉ है उसके हिसाब से नहीं मिलेगा मालिक। ओके तो मालिक ये कॉपी कर लीजिए, ये अभी लिख लीजिए, लिख लिया होगा तो गुड इनफ। मैं आज के लिए इधर ही रोक रहा हूं, मेरा थोड़ा गले को रेस्ट ले लेता हूं। ओके तो कल उसके ऊपर थोड़ा सा, आज इसके ऊपर वापस मेहनत कर लेते हैं एंड कल अपन चैप्टर 1 चालू करते हैं मालिक। टुमारो आफ्टरनून विल स्टार्ट विद चैप्टर 1 फर्स्ट। क्लियर मालिक? मेरे ख्याल से समझ में सब आया ना? ओके सर, तो ये जस्ट कॉपी कर लीजिए। ओके जस्ट टेल मी, जस्ट गिव मी, मतलब समझ में सब आ रहा ना? मतलब यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट। अभी जैसे जैसे चैप्टर 1 होगा, याद रखने का कॉन्सेप्ट एंड अदर थिंग्स सब आराम से हो जाएगा, डोंट वरी। जिसका लिखना बाकी है वो लिख लीजिए। ओके थैंक यू एवरीवन, बाय। जिसका लिख के हो गया यू कैन गो इट। मालिक बैंक ऑडिट तो सबसे ज्यादा मजा आता होगा। देख बैंक ऑडिट में मजा नहीं होता है, बैंक ऑडिट में ना बेसिकली काम कम होता है और पैसा ज्यादा होता है, इसलिए मजा होता है। जिसका लिख के हो गया चलो बाय बाय मैन। ऑडिट में सेक्शन याद नहीं, वो कंपनी ऑडिट चैप्टर में सेक्शन याद करेंगे। ओके ओनली चैप्टर 10 में सेक्शन रहेंगे, उसमें याद रखा दूंगा मैं, टेंशन मत लो मालिक। ओके